Before we start this video, do like and subscribe to our channel and not miss on any updates. हेलो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने हमें पूछा है कि ये फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो टॉपिक है हमारे फॉरेक्स के चैप्टर में, ये एक्चुअली बहुत लोगों को कठिन लगता है। एंड एक्चुअली सच में पूछो तो मैं भी सोचता हूँ कि ये एक्चुअली टॉपिक रहना ही नहीं चाहिए अपने सिलेबस में, क्योंकि पता नहीं इसका पर्पस क्या है। मतलब ये आप कितने लोग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्चुअली ये सब कंप्यूटेशन करेंगे। ये बहुत ही अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया है इन लोगों ने, बहुत साल पहले ही किया है, बट मुझे तो लगता नहीं है कि इसका कोई रियल लाइफ में बहुत सारे लोग इसका यूज़ करेंगे। बट एनीवे, अभी सिलेबस में है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, आपको पास होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ना आज ये क्विक रिविजन एक करा रहा हूँ फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इस कॉन्सेप्ट पे। और इस कॉन्सेप्ट में ना मैं बहुत सारे वेरिएशन है इसमें, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी से और कितनी संक्षिप्त तरीके से, मतलब कितना समराइज होके मैं आपको ये टॉपिक सिखा सकता हूँ या ये टॉपिक आपको रिवाइज करवा सकता हूँ, उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ, ठीक है। बट पूरी कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ पूरा सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन जल्दी करेंगे ताकि आपको एकदम से ऐसे एग्जाम में एकदम से ऐसे याद आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब यू हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू बाई सम डॉलर्स और सेल सम डॉलर्स। यू हैव एग्रीड टू बाई समथिंग आफ्टर 15 days, और 15 ऑन द 15th day you can execute the contract, cancel the contract और extend the contract। और 15 तारीख, सोचिए आप हो 1st को और आपने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट 15th का, है ना। 1st और 15th आप जो भी चीज़ कर सकते हो, इस डेट को 15th को कर सकते हो, या फिर इन दोनों के बीच में 10th, 11th, 12th कभी भी कर सकते हो, और इसके 3 दिन तक, मतलब 18 तक। सो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स यू कैन डू एनीवेयर, हियर और टिल हियर। इन तीनों एरियाज में यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और इन तीनों टाइम पीरियड्स में यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये इन 3 सिनारियों को पे डील करता है कि इन 3 सिनारियों में वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब हम एक्सटेंड करते हैं, कैंसिल करते हैं, या फिर हम उसको डिलीवरी लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का। डिलीवरी लेना का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, बट whenever you do these 3 things in any of these 3 circumstances, मतलब 3x3 वाला मैट्रिक्स है एक, उसका प्रॉफिट एंड लॉस या चार्जेस कैसे कंप्यूट किया जाए, यही ये पूरा एक्चुअली ये टॉपिक का सारांश यही है। नाउ फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी, कैंसिलेशन, एक्सटेंशन। डिलीवरी मतलब क्या है भाई? आई एग्री टू बाई $100 फ्रॉम यू एट, आई टेक सम रैंडम रेट, ओके, 90 rupees per dollar on 15th of Jan of some year X1। Now, on that day I am coming and saying, अच्छा चलो 90 into 100 9,000 rupees, मैं आपको दे रहा हूँ 9,000 rupees, मुझे मेरे $100 दे दो। ओके, दैट इज कॉल्ड टेकिंग डिलीवरी। कैंसिलेशन का मतलब क्या है? बस एनी टाइम यू कैन कम, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना मैंने, 1st to 15th के बीच में कभी भी, या 15th को, या फिर 15th to 18th के बीच में कभी भी यू कैन कम एंड से सर नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, गलती हो गई हमसे, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। क्या करना है? कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। कैंसिल मतलब क्या? मैंने आपसे बोला था कि मैं 90 पे खरीदूंगा, 90 ना रेट, 90 पे खरीदूंगा। आज का रेट क्या है? 89। आप मुझे 90 पे बेचने वाले थे, अभी वो मुझे बेच नहीं पाओगे, मार्केट में 89 पे बेचोगे, आपका 1 रुपये का लॉस है। मैं वो लॉस बेयर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वो होता है कैंसिलेशन। और तीसरा होता है एक्सटेंशन। सर मुझे लेना था, आपसे डॉलर लेने थे मुझे, लेकिन क्या हो गया, मेरा जो भी फॉरेन कस्टमर है वो पैसे आज नहीं भेज रहा है, बाद में भेज रहा है, और 10 दिन बाद भेज रहा है, 15 दिन बाद भेज रहा है। तो मुझे आज का नहीं चाहिए 90 का कॉन्ट्रैक्ट, मुझे 10 दिन बाद का चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। और ये आपका बिफोर ड्यू डेट हो सकता है, ऑन ड्यू डेट हो सकता है, एंड लेट अप टू मेच्योरिटी प्लस 3 days। मेच्योरिटी मतलब क्या है? आई एग्री टू बाई ऑन 15th Jan 20x1। उस 20x1 15th Jan के बाद 3 days 16, 17, 18 के शाम तक कभी भी आके आप कुछ कर सकते हो। अब ये 3 days ना, लॉजिकली एवरीथिंग शुड आइडियली एंड ऑन 15th, बट आरबीआई और फेडाई के रूल्स के हिसाब से और 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है।
ओके ग्रेस पीरियड क्या है वो सब समझेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड वी विल अंडरस्टैंड, बट पहले ये 3/3 वाला मैट्रिक समझो। बिफोर ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, अप टू 3 days आफ्टर मेच्योरिटी। बिफोर ड्यू डेट में भी अर्ली कैंसिलेशन, अर्ली डिलीवरी, अर्ली कैंसिलेशन, अर्ली एक्सटेंशन, डिलीवरी, कैंसिलेशन, एक्सटेंशन, लेट डिलीवरी, लेट कैंसिलेशन, लेट एक्सटेंशन। मतलब देर आर 9 वेरिएशंस इन दिस, इसमें पूरे 9 वेरिएशंस है। और क्या आप इसके बाद भी आ सकते हो, मतलब ये 3 दिन होने के बाद भी जा सकते हो? हाँ जा सकते हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट वही होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो वही होगा जो वो 3 days, ये 3 days पीरियड में जो था ना वही रहेगा इवन इफ इट गो आफ्टर 3 days। मतलब इसको कहते हैं ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ओके ठीक है, वो समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। Now forward contract overdue without instructions without instructions are automatically cancelled within 3 working days। मतलब if you have entered into a forward contract, you are bound to tell the bank कि मैं क्या करने वाला हूँ forward contract से, यूटिलिटी डिलीवरी लूंगा, कैंसिल करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, क्या करूंगा मैं, वो सब आपको वेरी क्लियरली बैंक को राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस देना है, या फोन पे भी हो सकते हैं, रिकॉर्डेड लाइंस पे। यहाँ पे इसके और भी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, इन स्पेशलिटीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वो नहीं करेंगे, पहले बाकी की चीज़ें समझ लेंगे हम। ठीक है, तो पहले ये 3/3 मैट्रिक्स, डिलीवरी, कैंसिलेशन, एक्सटेंशन, ये हो गया आपके रो के हेडर। और कॉलम हेडर क्या है? अर्ली एक्शन, दैट इज व्हाट इज द अर्ली एक्शन। मतलब अर्ली एक्शन मतलब ड्यू डेट के पहले कुछ करोगे तो क्या होगा, ऑन ड्यू डेट के दिन करोगे तो क्या होगा, अप टू 3 days आफ्टर मैच्योरिटी करोगे तो क्या होगा, और 3 दिन के बाद करोगे तो क्या होगा। ओके 9 + 1, मैं पहले कह रहा था कि 9 के बाद एक और सिनारियो है विच इज आफ्टर 3 days। ओके वो उसमें सब चीज एक ही है। ओके मतलब वेदर यू वांट डिलीवरी, कैंसिलेशन और एक्सटेंशन आफ्टर 3 days, उसका ट्रीटमेंट देखिए क्या है, देखते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक कैंसिलेशन एंड ऑल दैट, वो आगे देखते हैं। तो अभी आगे ये 9 हो, देयर आर फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके इसमें आपको व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस, मतलब किस किस तरीके के चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे। ओके इसमें ना मैं आपको एक फर्स्ट इजी वे टू रिमेंबर बता देता हूँ पहले, ताकि देयर इज नो फर्दर कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन। ड्यू डेट पे ना, ड्यू डेट पे आप कुछ भी करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू डेट पे डिलीवरी लोगे तो देयर इज नो इम्पैक्ट। मतलब आपने पहले बोला था कि मैं कहाँ ही है $100 90 पे खरीदूंगा 15 Jan 2021 को, आप खरीद रहे हो उस दिन, हो गया, उसमें क्या चार्जेस लगेंगे आपको? कुछ चार्ज नहीं लगेगा, आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो ना, तो इसमें एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट। दूसरा, ऑन ड्यू डेट आप बोलोगे कैंसिल करूंगा, कैंसिल या एक्सटेंड करूंगा। कैंसिल करोगे तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे, एक्सटेंशन करोगे तो कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपके पास। मतलब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी मैंने बोला था ना 90 रुपये प्रति डॉलर, 15 Jan को मैं वापस आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ यार ये मुझे 15 Jan नहीं, मुझे 15 फरवरी तक चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, चलिए पहले कैंसिलेशन कर लेते हैं, कैंसिलेशन गेन लॉस, और आपको नया कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। नया कॉन्ट्रैक्ट दोबारा 90 पे नहीं मिलेगा। 90 का कॉन्ट्रैक्ट था आपका 1 Jan से लेके 15 Jan तक, उस दिन आप बोल रहे हो 15 Jan को आगे बस कैंसिल कर दो, हो गया कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी हो गया, सब हो गया, उसका गेन लॉस जो भी है भर लोगे, गेन है तो आएगा, लॉस है तो जाएगा, और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे, सोचिए 100 रुपये प्रति डॉलर। तो दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब ऑन ड्यू डेट कुछ भी चलेगा ना, इफ इट इज डिलीवरी नो इम्पैक्ट, इफ इट इज कैंसिलेशन सिर्फ एक्सचेंज गेन लॉस रहेगा, और इफ इट इज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज एक्सचेंज गेन लॉस प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और इसमें ना कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको बताता हूँ, बट दीज आर दी चार्जेस। अभी अपने को ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सचेंज डिफरेंस, कैंसिलेशन, गेन लॉस, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस। न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ गया, नया कॉन्ट्रैक्ट जिस रेट पे अभी एंटर कर रहे हो, बट इसका मीनिंग क्या है आगे बढ़ के देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट ये पहले समझ लीजिए कि ऑन ड्यू डेट कुछ भी करोगे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल सा ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं अर्ली एक्शन। मतलब ये 1 और 15 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था आपने 1 Jan को, डेट है 15 Jan, इन दोनों के बीच में कोई भी दिन, किसी भी दिन में जब आप जाके बोलोगे मुझे डिलीवरी दे दो या फिर मेरा कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो, तो तब क्या होगा, तब क्या चार्जेस लगेंगे, तब क्या इफेक्ट होगा इसका। जब आप डिलीवरी पूछोगे तो उसमें स्वैप प्लस इंटरेस्ट करके एक चार्ज आएगा, स्वैप प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, याद रखो। दूसरा है
अगर आप कैंसिलेशन का पूछ रहे हो तो सेम कैंसिलेशन गेन लॉस, यहाँ पे जो हमने कैंसिलेशन गेन लॉस बताया था ना वही कैंसिलेशन गेन लॉस रहेगा। और जब आप एक्सटेंशन करोगे तो सेम यहाँ पे जो था एक्सचेंज कैंसिलेशन गेन लॉस प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सेम यहाँ पे भी एक्सचेंज गेन लॉस प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों जगह पे सेम। इनफैक्ट ये दोनों में सब कुछ सेम है सिवाय आपका फर्स्ट वन जिस पे आपका था क्या था, जिस पे पहले वाले में आपका था स्वैप प्लस इंटरेस्ट और दूसरे में आपका था नो इम्पैक्ट। ड्यू डेट पे आपका था नो इम्पैक्ट और अर्ली एक्शन में था स्वैप प्लस इंटरेस्ट। अभी एक्सचेंज गेन लॉस क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो बता दिया मैंने, आपको एक्सचेंज गेन लॉस क्या है सिखाना पड़ेगा, वो सीख लेंगे आगे जाएंगे। बट स्वैप प्लस इंटरेस्ट, ये स्वैप क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ओके ये हम ना ये एक प्रॉब्लम लेके तब समझाऊंगा मैं, बट पहले थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं फिर प्रॉब्लम में लेके जाता हूं आपको, ठीक है। व्हाट इज स्वैप? Swap charges are applicable when the bank is buying and selling for different time frames due to customer actions. One is spot, another forward. मतलब, and please note एक और चीज़ है, swap can be profit or loss. Then your interest can be profit or loss. यहाँ पे मैंने क्या बोला था? Swap plus interest, S plus I. Okay. Exchange gain loss can also be profit or loss. मतलब वो profit रहेगा तो बैंक आपको शेयर करेगा। मतलब एग्जाम्पल कैसे शेयर करेगा, आई गिव यू दैट सेम एग्जाम्पल। यू एग्री टू बाई डॉलर्स, यू आर एन इंपोर्टर, यू एग्री टू बाई डॉलर्स एट 90 रुपीज, ओके। मार्केट में ऑन द डे, लेट्स टेक दिस एक्सचेंज गेन लॉस, डजंट मैटर वेदर इट इज ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट, ऑन द डे व्हेन यू गो टू कैंसिल, मार्केट में द रेट इज 100, यू हैव एग्री टू बाई एट 90, मार्केट स्पॉट ऑन कैंसिलेशन डेट इज 100। मतलब आप खरीदोगे 90 पे और अगर आप कैंसिल कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आपको 90 पे खरीदना था, जो भी आपने 90 पे खरीदा है वो मार्केट में बेच रहे हो इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग इट, है ना। सी यूजुअली क्या होगा, यू बाय फ्रॉम द बैंक डॉलर्स एंड यू विल यूज टू पे योर सप्लायर। आप इंपोर्टर हो तो सप्लायर को पे करना पड़ेगा, इसलिए तो आपने बोला था कि 90 रुपए पे $1 खरीदूंगा, बट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ उस दिन सप्लायर ने माल देर से भेजा, फिर सप्लायर ने कहा कि नहीं अभी नहीं और 6 महीने बाद दे दो पैसा, कोई इंटरेस्ट नहीं, लाइट लो। तो आप क्या करोगे, जो डॉलर आपने 90 पे खरीदा मार्केट में 100 पे बेचोगे, तो मतलब आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 10 रुपए का तो प्रॉफिट ही हो गया ना। तो ये प्रॉफिट आपको डायरेक्टली बैंक दे देगा, ये प्रॉफिट आपको बैंक दे देगा। सिमिलरली स्वैप और इंटरेस्ट जो भी है ना, उन दोनों पे भी अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो बैंक आपको वो पास ऑन करेगा, ओके। ये पास ऑन वॉस ऑन बिजनेस तभी तक चलेगा जब आप बिफोर ड्यू डेट या ऑन ड्यू डेट कुछ काम करोगे। ये भी जो भी डिलीवरी के लिए पूछोगे, कैंसिलेशन के लिए पूछोगे, एक्सटेंशन के लिए पूछोगे, आप अगर ढंग के आदमी हो और करेक्ट टाइम पे जाके बात करोगे बैंक से, तब वो प्रॉफिट का शेयर देंगे। आप बहुत ही केयरलेस आदमी हो और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद जाओगे तो बैंक बोलेगा प्रॉफिट का शेयर नहीं दूंगा मैं, जा। दिस इज हाउ लिटरली इट हैपेंस। इफ एंड दिस ऑल्सो एट द ऑप्शन ऑफ द बैंक, अगर आपका अच्छा रिलेशन है बैंक से तो आप प्रॉफिट का शेयर देगा, क्योंकि देखो अगर आप मार्केट में बेच नहीं रहे हो तो वो तो बेच देगा ना मार्केट में। सी यू हैव एग्रीड टू बाय फ्रॉम हिम एट 90, मतलब उसके पास है डॉलर, ओके वो, और आप वो मार्केट में उससे खरीद के मार्केट में 100 पे बेचोगे, करेक्ट, 10 रुपये प्रॉफिट आएगा। अगर आप नहीं खरीदोगे और आप कुछ बात भी नहीं करोगे बैंकर से, ढंग से बात नहीं करोगे, वो 3 दिन वो मैच्योरिटी दिन के ड्यू डेट के बाद जाओगे बैंक के पास, बैंक बोलेगा चल रहे यार मैं तू जो बोला 90 पे खरीदेगा, मार्केट में मुझे 100 पे मिल गया, मैं बेच दिया, बस 10 रुपये मेरे। बैंक कैन चूज नॉट टू शेयर प्रॉफिट्स, वेयरएज इफ यू डू बिफोर दे हैव टू नेसेसरीली शेयर। यहाँ पे भी दे कैन शेयर, इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप दे विल से ठीक है आपने गलती कर दी, चलो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक चीज याद रखना। तो ये हुआ आपका एक्सचेंज गेन लॉस का के ऊपर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। अब दूसरी बात पे आते हैं, व्हाट आर दी स्वैप चार्जेस, जो हमने बीच में छोड़ के सडनली जंप मारा था ना मैंने। स्वैप चार्जेस आर एप्लीकेबल व्हेन बैंक इज बाइंग एंड सेलिंग फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ड्यू टू कस्टमर एक्शंस, वन स्पॉट एंड अनदर फॉरवर्ड। ये देखो इसमें ना बाई, सेल, स्पॉट, फॉरवर्ड, ये चीज याद रखना। whenever you have to compute any charges, you have to find out the difference between these two types. अभी ये buy spot हो सकता है या buy forward हो सकता है. If this is buy forward, then it is spot sell. If it is buy forward, then it is spot sell. Or if it is buy spot, then it is forward sell. है ना? So इन दोनों के बीच में you find out the difference.
ये कौन कौन से रेट है देखते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जांपल, बट जस्ट ये याद रख लो, बाई वन हैज टू बी बाई, वन हैज टू बी सेल, वन हैज टू बी स्पॉट, वन हैज टू बी फॉरवर्ड. एंड इन दोनों का डिफरेंस, आपका बाइंग रेट आपके सेलिंग रेट से ज्यादा है तो लॉस है, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे. अगर आपका बाइंग रेट, मैं यहाँ आप बोल रहा हूं, आप मतलब मैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर रेफरिंग टू द बैंक. बैंक का बाइंग रेट बिकॉज ऑफ कस्टमर एक्शन, बैंक इज डूइंग सम ट्रांजैक्शन वेयर दे आर बाइंग समथिंग एट स्पॉट और फॉरवर्ड एंड सेलिंग समथिंग एट फॉरवर्ड और स्पॉट. उन दोनों का डिफरेंस, अगर बाई इज मोर देन सेल, बैंक इज एट अ लॉस. उस लॉस को दे विल रिकवर फ्रॉम योर स्पॉट चार्जेस. सेम वे, if buy is less than sell, buy rate is less than sell rate, then bank is at a profit. They will pass on that profit to you. ये याद रखना, ये एक चीज. फिर आते हैं इस पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन फंड्स क्या होता है, ये चीज है क्या? इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल वेन एवर देयर इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स. अरे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड कब रहेगा? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड तब रहेगा व्हेन बैंक इज फोर्स टू बाई एंड गिव यू समथिंग फ्रॉम द मार्केट. ओके, तभी दैट इज व्हेन थिंग्स विल हैपन, नो, और दे आर फोर्स टू बाई समथिंग ऑन योर बिहाफ. ओके, अभी देखो, ऑन ड्यू डेट इफ यू आर कैंसिलिंग, मार्केट में कैंसिल हो गया, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ऑन ड्यू डेट यू आर एक्सटेंडिंग, पुराना वाला कैंसिल करके नया ले रहे हैं, तो देर इज नो न्यूसेंस वैल्यू अटैच टू दिस. ऑन ड्यू डेट यू आर टेकिंग डिलीवरी, देर इज नो न्यू न्यूसेंस वैल्यू अटैच टू इट. सेम वे ऑन अर्ली एक्शन यू आर कैंसिलिंग इट, कैंसिल कर दो बस, खत्म, काम खत्म. एंड अर्ली एक्शन बेसिकली बिफोर ड्यू डेट यू डू cancellation plus new contract, basically you are asking for an extension. इसमें भी there is no activity, but there is activity when there is delivery, क्योंकि मुझे कहीं से खरीद के आपको देना पड़ेगा या फिर आपके लिए रखना पड़ेगा. That is a nuisance activity for me, and in that nuisance activity there are inflow and outflow of funds. उस inflow and outflow पे कुछ अगर इंटरेस्ट लगेगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है. अगर इस पे कुछ चार्जेस हैं तो मैं रिकवर करूंगा आपसे. ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. अभी इन दोनों पे प्रॉब्लम करेंगे तो बहुत बढ़िया, इन दोनों पे प्रॉब्लम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा. सो जस्ट वेट फॉर द प्रॉब्लम. वहाँ जाने से पहले और 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको. फ्लैट चार्जेस क्या होते हैं? यूजुअली नॉमिनल अमाउंट, छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपये, 1000 रुपये कुछ बोलता है, और वो क्वेश्चन में क्लियरली दिखता है, उसको अलग से ऐड करने आपके टोटल चार्जेस पे. फिर एक्सचेंज डिफरेंस, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने. In difference between initial rate agreed with the customer, interbank rate in the market on due date, rate entered into by bank due to customer cancellation. Okay, ये क्या है देखेंगे, आपको समझा देता हूँ मैं. इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर दिया, न्यू एंड इज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक्सप्लेन कर दिया. इसके अलावा एक और 2 चीज़ बता देता हूँ मैं आपको. फेडाई गाइडलाइंस के हिसाब से राउंडिंग ऑफ होता है कुछ क्वार्टर पैसे पे. एक पैसा, सी रुपी इज 1 रुपी, 1 पैसा इज 0.01, क्वार्टर पैसा इज 0.0025 quarter paisa. So if you have some number like 87.9763, you round it off to the nearest quarter. यहाँ पे क्या होगा? nearest quarter 75 होगा, 9775, 87.9775. अगर वो होता 62, so हो जाता 9750. You round off to the nearest quarter पैसा. ठीक है, अभी एक और चीज़ समझा देता हूँ आपको. Whenever interbank rates are given, ये interbank rate क्या होता है? See, whenever you are agreeing to buy from a bank, बैंक के पास थोड़ी ऐसे पैसा रहेगा. Bank will buy from some other bank and then give it to you, है ना. सी यहाँ पे आपने क्या बोला था? मैं आपसे $100 खरीद रहा हूँ 15 तारीख को 90 रुपये पे. बैंक कौन से रेट पे खरीद रहे हो अलग बात है, $100 बैंक के पास होने चाहिए पहले. तो बैंक क्या करेगा? बैंक विल गो टू सम अदर बैंक और इट विल गो टू द इंटरबैंक मार्केट एंड से मुझे $100 चाहिए. बैंक विशेस टू बाई सो दैट दे कैन सेल टू यू. यहां पे आपने क्या बोला था? कस्टमर बाई $100, मतलब बैंक सेल ना. बैंक सेल के लिए कहां है उसके पास डॉलर? वो थोड़ी, दे विल नॉट वेट फॉर 15th कि कोई कस्टमर आएगा उस दिन मुझे बेचेगा, वो मेरे पास रहेगा, वो इस कस्टमर को बेचूंगा, वैसा कुछ नहीं रहता है. एवरीबडी स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द पोजीशंस इन देयर बुक्स एट द एंड ऑफ द डे. सो व्हाट दे विल डू इज दे विल एंटर इनटू इंटरबैंक ट्रांजैक्शन. Any transaction that you do with the bank also does a back-to-back contra transaction for that in interbank. मतलब बैंक के पास कुछ नहीं होता है, अपने बैंक को कुछ बेचा, बैंक भी, that is bank has bought. So whatever bank has bought, it is selling again in the market. Let's say आपने बैंक से कुछ खरीदा, बैंक ने आपको बेचा है, बैंक के पास था ही नहीं पहले, so bank is also agree to buy from somebody. So whenever on 1st Jan you agree to buy, on the same date bank also agree to buy from somebody so that they can sell it to you. That rate is called interbank rate, है ना.
तो whenever those rates are given and the bank has to enter into a one-sided transaction due to cancellation request from customer, exchange margin will be applicable and it will be on the last cancellation date by the bank and it is 0.1% usually एग्जाम में दे देते हैं बट देव गिवन इट एज 0.1. अगर उन्होंने दिया है तो इस्तेमाल करो, उन्होंने नहीं दिया है तो मत इस्तेमाल करो, उसका उपयोग नहीं करो. और ये राउंडिंग ऑफ भी अगर उन्होंने बोला है तो करो, नहीं बोला है तो एजम्पशन लिख के राउंड ऑफ करो या फिर करो ही मत. ओके, प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर. ओके, मैंने अभी ब्रॉडली आपको समझा दिया है. अभी दिस पार्ट इज देयर, इसके बारे में हम बाद में कर देखेंगे. पहले इन सब के बारे में विल गेट फुल ग्रिप, देन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. ऑन 10th जुलाई एन इंपोर्टर एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक. इंपोर्टर मतलब क्या करना है, इंपोर्टर को डॉलर बाहर भेजना है, मतलब बैंक से डॉलर खरीदेगा. तो ही हैज परचेज डॉलर्स, एग्रीड टू परचेज डॉलर्स फ्रॉम द बैंक एंड बैंक हैज एग्रीड टू सेल हिम डॉलर्स. कितने? 50,000. ड्यू ऑन 10th September एन एक्सचेंज रेट ऑफ, मतलब he enters into a forward contract to buy $50,000. When is he entering into the contract? 10th of July. And when is he going to buy as per the forward contract? 10th of September. मतलब 2 महीने, July to August, August to September, right? After 3 months, he will buy at 66.84. कोई तो रेट है, ठीक है. Now, the bank covered its position in the interbank market at 66.68. At 66.68, मतलब आपने एग्री किया बैंक से खरीदोगे 66.84 पे और बैंक ने बोला है तुरंत इंटरबैंक मार्केट में जाके उसने भी खरीद लिया है, उसने भी एंटर किया है, उसने खरीद लिया नहीं लिया. दे आल्सो एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन इंटरबैंक एट 66.68. सो स्ट्रेट अवे इस पे देखो बैंक को 16 पैसे का प्रॉफिट. They are selling it to at 66.84 and they are buying it from the interbank at 66.68. Why will they get such a better rate? Because they do in huge volumes. And there is always some kind of transaction. Whereas आप तो साल में एक बार आओगे, साल में 2 बार आओगे. But bank, when they deal in the interbank market, they get a much better rate. अभी आपको नहीं मिलेगा वो रेट, ठीक है. Then exchange margin on buying and selling 0.1% दे दिया, इन क्वेश्चन में दे दिया है. इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स ऑन पर एनम बेसिस 12%. ये वो लोग देंगे, बोल भी सकते हैं प्राइम लेंडिंग रेट इज 12% एंड इंटरेस्ट इज चार्ज प्राइम लेंडिंग रेट, उस तरीके का भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कैलकुलेशंस टू हाउ द बैंक वुड रिएक्ट इफ कस्टमर रिक्वेस्टेड ऑन 7th और 10th और 12th ऑफ व्हाट, ऑफ सितंबर. क्या है ये लॉजिक, क्या है? सी 10th जुलाई टू 10th September, एक डेट हो गया आपका 7th September, एक डेट हो गया आपका 7th September, एक डेट हुआ आपका 10th September, एक डेट हुआ आपका 12th September. वही दिया है ना इन लोगों ने. हाउ वुड बैंक रिएक्ट इफ द कस्टमर रिक्वेस्टेड ऑन 7th, 10th, 12th? तो वन इज बिफोर ड्यू डेट, वन इज ऑन ड्यू डेट, वन इज आफ्टर ड्यू डेट बट विद इन 3 days ऑफ मेच्योरिटी, है ना. तो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल 3 legs एंड इसमें हम पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे. आफ्टर मेच्योरिटी वाला स्टोरी, पोस्ट मेच्योरिटी वाला स्टोरी बाद में देखेंगे. हाउ द बैंक वुड रिएक्ट टू द कस्टमर रिक्वेस्टेड ऑन 7th, 10th और 12th ऑफ सितंबर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू ड्यू डेट ऑफ 10th November. मतलब 3x3 मैट्रिक्स जो बताया था ना, सेम 3x3 दे आर डूइंग इन द क्वेश्चन ऑल्सो. वी हैव टेकन ऑल 3 सिनेरियोस इन ऑल 3 केसेस, ऑल 3 सिनेरियोस, ऑल 3 केसेस. ओके, दैट इज cancel, execute or extend, before delivery, before due date, on due date, after due date. ठीक है. तो पहले डेटा क्या दिया है भाई इन लोगों ने, स्पॉट ऑन 7th September, ये है स्पॉट आपका 66.35. बिड और दिया है, आज दिया है, दोनों अलग से दिया है. 10th September को अलग से रेट दिया है और 12th September को अलग से रेट दिया है. फिर 10th September का फॉरवर्ड ऑन 7th ओनली, दैट फॉरवर्ड इज अवेलेबल. ऑन 10th का फॉरवर्ड नहीं रहेगा, स्पॉट रहेगा 66.38, 66.40. 12th का तो छोड़ो ही, क्योंकि 10th का फॉरवर्ड 12th को कैसे रहेगा. देन स्पॉट सितंबर मंथ एंड, सितंबर स्पॉट ओवर अक्टूबर, स्पॉट ओवर नवंबर. बेसिकली दीज आर ऑल मंथ एंड डेटा पॉइंट्स. ओके, मंथ एंड डेटा पॉइंट्स ऑफ बिड एंड आस्क. ठीक है. एज ऑन 7th September मंथ एंड रेट क्या था, ऑन 10th September मंथ एंड रेट क्या था, ऑन 12th September मंथ एंड रेट क्या था, सितंबर मंथ एंड क्या था, अक्टूबर मंथ एंड क्या था, नवंबर मंथ एंड क्या था. ओके, सो दीज आर ब्रॉडली द थिंग्स. ओके, ये डेटा दिया है. अभी नेक्स्ट करना क्या है आपको, हाउ विल यू रिएक्ट इफ कस्टमर रिक्वेस्टेड ऑन 7th, हाउ विल यू रिएक्ट इफ कस्टमर रिक्वेस्टेड ऑन 7th एंड 10th. पहले हम इन 2 चीज़ों को देखेंगे, बाद में 12th पे जाएंगे. दोस्तों, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. बेल आइकॉन क्लिक करो, दोस्तों को बताओ
एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। और दूसरा चीज़, ये पूरा जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा फाइल जो भी है, ये फाइल नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप इसको लेके डायरेक्टली आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, IBS के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ भी रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ भी चीज़ हो इसको लेके डायरेक्टली आप इस्तेमाल करो। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट विल राइट व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांजैक्शन। और प्लीज नोट, वेन एवर यू आर गिवन क्वेश्चंस लाइक दिस, इट इज बेटर टू स्प्लिट द पेज इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट हुआ आपका कस्टमर साइड, दूसरा पार्ट हुआ आपका बैंक साइड। ओके, कस्टमर ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, सो सेम ट्रांजैक्शन क्या इंपैक्ट हुआ। ओके, ऑन 10th जुलाई यू एंटर इनटू अ 2 month फॉरवर्ड, जुलाई टू अगस्त, अगस्त सितंबर, 2 months, राइट। और 10th जून था, क्या था वो, 10th जुलाई, 2 ही महीने हैं फिर, ठीक है। 2 month फॉरवर्ड फॉर सितंबर of what, $50,000 at what rate, you agreed at 66.84 and bank interbank rate is 66.68। तो मतलब आपने 66.84 पे you said you will buy। why? Because you are an importer, you need to buy the dollar and send the dollar to your supplier, इसलिए। फिर on the same day bank agreed to sell to you on 10 September, मतलब इसी ट्रांजैक्शन का उल्टा है यार, आप खरीद रहे हो तो मतलब वो बेच रहे हैं। They agreed to sell USD at 50,000 or 50,000 at 66.84। ओके, ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन, बैंक सेम डे को, इफ दे हैव टू सेल टू यू, दे हैव टू बाई, दे एंटर इनटू अ बैक टू बैंक बाई इंटरबैंक फॉरवर्ड, क्योंकि उनको भी कौन से दिन को चाहिए, उनको आज नहीं चाहिए ना, ये डेट क्या है, 10th जुलाई को ही। They don't want money today. They don't want dollars today. They want dollars on 10th September. So they are buying from interbank. They have entered into a forward contract to buy from interbank US dollars 50,000 at 66.86। ये था गिवन डेट अभी तक। ठीक है, अभी देखते हैं 7th सितंबर को, अगर सोचो कैंसिलेशन हो गया। फर्स्ट क्या था अपना, ऑन 7th तीनों चीज कैंसिल, एग्जीक्यूट, एक्सटेंड, तो ये तीनों चीज देख लेंगे 7th के दिन को क्या होगा। 7th को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट दिया। 7 तारीख कब पड़ता है, 7 तारीख पड़ता है आपके 10 तारीख के पहले। आपका ड्यू डेट क्या था, 10 तारीख, मतलब आप भले आदमी हो, मतलब आप बोल रहे हो यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, पता है मुझे 10th का डेट है, लेकिन पहले आके बोल दे रहा हूँ कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा उससे ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, मेरा इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, या फिर मेरा इंपोर्ट सप्लायर ने बोल दिया और 6 महीने के बाद दे दो पैसा, तो मैं अभी ये ट्रांजैक्शन कैंसिल कर रहा हूं। जो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपसे एंटर किया था, कितने पे एंटर किया था, 66.84, और मैं किस दिन आ रहा हूं आपके पास इस दिन आ रहा हूं, 7th सितंबर को आ रहा हूं, जिस दिन स्पॉट 66.35 66.37 है, और जिस दिन 10th का फॉरवर्ड है 66.38 66.40, इस दिन को आपको आके बोल रहा हूं मैं कि मुझे नहीं चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो 7 तारीख को, तो 7 तारीख को क्या करोगे, बैंक को क्या करना है, बैंक को 2 चीजें करनी है। पहले तो इस कस्टमर के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करना है, दूसरा बैंक का एक और कॉन्ट्रैक्ट था जो उसने इंटरबैंक के साथ किया था, उसको भी कैंसिल करना है। ठीक है, तो बैंक को 2 चीजें करनी है, क्योंकि पहले भी उसने 2 चीज की थी ना, तो अभी भी दोनों को कैंसिल करना है, 2 चीज और चीज करो उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहला बैंक क्या करेगा, इसने कस्टमर ने कैंसिल रिक्वेस्ट दिया, मतलब भला कस्टमर है, अच्छा भला कस्टमर है। एंटर इनटू फॉरवर्ड टू सेल इन इंटरबैंक ऑन 10 सितंबर, मतलब क्योंकि मैंने बोला था पहले कि इंटरबैंक से कि मैं खरीदूंगा किस रेट पे, 66.68 पे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो होने से रहा, तो मुझे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई यूज़ नहीं है, ये 66-68 का मुझे कोई यूज़ नहीं है, मतलब मैं खरीदूंगा तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे 7 तारीख को ही पता चल गया है, मैंने 7 तारीख को ही उल्टा एंट्री कर रहा हूं, मतलब आई एग्री टू बाई $50,000, नाउ आई विल एग्री टू सेल $50,000 इन इंटरबैंक ऑन 10th। कब एंटर कर रहा हूं ये ट्रांजैक्शन, 7 तारीख को। क्यों 7 तारीख को, मुझे 7 तारीख को पता चल गया था ना, तो आई एम एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड टू सेल इन इंटरबैंक ऑन 10th सितंबर। और रेट क्या है भाई, 10th ऑन 7th 10th का फॉरवर्ड क्या है, 66.38 एंड 40। आप बिड लोगे, आस लोगे, आप बेच रहे हो। सो एंड एक और चीज याद रखो इसमें, जब बैंक इंटरबैंक में डील करता है तो इंटरबैंक आपका मेन बैंक है और बैंक आपका कस्टमर है, मतलब व्हेन कस्टमर इज देयर एंड बैंक इज देयर, मतलब बैंक का तगड़ा हाथ है, बैंक ज्यादा रेट पे बेचेगा, कम रेट पे खरीदेगा, है ना। तो ये जो भी 66, 48, 50, 38, 40 क्या है ये सब, these are all basically the bid ask, banker bids to buy base currency, मतलब इस रेट पे बैंक आपसे खरीदेगा, इस रेट पे बैंक आपको बेचेगा। लेकिन जब बैंक इंटरबैंक से डील कर रहा है तो ये बन जाएंगे बैंक और ये बन जाएगा कस्टमर, मतलब बैंक कस्टमर बन जाएगा और इंटरबैंक बड़ा बैंक बनेगा, क्योंकि बैंक तो खरीद रहा है ना इंटरबैंक से। तो जो चीजें बैंक कस्टमर से करता है ना, तो इंटरबैंक भी अपने बैंक से करता है, क्योंकि इंटरबैंक बैंक की तरह डील करता है और ये अपना जो भी बैंक है वो कस्टमर हो गया। तो
जो भी चार्जेस वार्जेस जो भी हैं, ओके, इंटर बैंक और बिडास जो भी है, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल एज इफ आवर बैंक हैज बिकम द कस्टमर एंड इंटर बैंक हैज बिकम द बैंक, है ना। तो अभी देखो इंटर बैंक में किस रेट पे बेचेगा, जब बेचेगा कम पे ही बेचेगा, बिडास में बिड भी जाएगा क्योंकि इंटर बैंक इज द बैंक एंड आवर बैंक इज बिकम द क्लाइंट, तो 6638 पे बेचेगा फॉरवर्ड रेट। क्यों 7th सितंबर को 10th का फॉरवर्ड 6638 है। सो बैंक विल एंटर इनटू forward at interbank in interbank at for 50,000 at 6638, and whenever bank enters into for such kind of forward transaction they also have to there is also an impact of margin क्या है भाई, I told you starting में, whenever there are transactions with the bank other than the original transaction, क्योंकि उसका आपको ऑलरेडी रेट दिया गया है। क्यों रेट दिया गया है भाई, यहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है 6684 करके बोल दिया है, 6668 बोल दिया है, दीज आर ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ ऑल मार्जिन चार्जेस, सब कुछ बिड आसा बिड वॉट एवर इज द रिलेवेंट रेट, फाइनल रेट दे हैव गिवन टू यू 6684 और 6668 में, ठीक है। बट लेकिन जब नया ट्रांजैक्शन जो चल रहा है उस ट्रांजैक्शन में आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। हर चीज में मार्जिन ऐड करके मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखिए इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है मार्जिन के बारे में। Whenever interbank rates are given and bank has to enter into a one-sided transaction due to cancellation request from customer, exchange margin will be applicable. It will be on the last cancellation by the bank. मतलब यहाँ पे बैंक is cancelling their contract, original interbank contract जो था ना उसको they are cancelling it. इस कैंसिलेशन पे मार्जिन एप्लीकेबल है एंड इट विल बी एप्लीकेबल ऑन इंटरबैंक आल्सो। तो इंटरबैंक रेट पे 6638 बैंक बेच रहा है, मतलब अपना बैंक जो भी बैंक है, लेट्स से अपना बैंक है एचडीएफसी बैंक और इंटरबैंक है। एचडीएफसी जब मार्केट में बेच रहा है तो मार्जिन सबट्रैक्ट होकर आएगा, जब एचडीएफसी मार्केट में जाके खरीद रहा है तो मार्जिन ऐड होगा, राइट। सो ऑलवेज कस्टमर इज अ डिसएडवांटेज एंड इन दिस केस एचडीएफसी इज द कस्टमर, इंटरबैंक इज द बैंक। तो लेस मार्जिन 0.1% ऑफ 6638 जो होगा आपका 0.0664 है ना, 66.38 इंटू 0.1% इस 0.06638 मैं लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करता हूँ 4, तो आपका आ गया नेट सेलिंग प्राइस, मतलब एचडीएफसी का लॉस हो गया। एचडीएफसी इज नाउ सोल्ड वॉट एवर इट इज बाइंग एट 6668 ऑन 10th, इट इज नाउ सेलिंग सेम ऑन 10th एट 6631, लॉस हो गया ना। एंड 6631 36 क्या बोला था मैंने, राउंड ऑफ है इसमें, इस क्वेश्चन में एवरीथिंग इज राउंडेड ऑफ, लोगों ने बताया नहीं बताया, ठीक है ऐड कर लेंगे इसमें राउंडिंग ऑफ एट 0.0025 रुपीज, ओके, तो राउंड कर लो पहले। सो 663136 हो गया 3125। तो बैंक जो भी बैंक कर रहा है, बैंक इज एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड बाय एंड दे आर एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड सेल, प्लीज नोट फॉरवर्ड सेल। उन दोनों का डिफरेंस 6668 एंड 66.3125 वो बैंक के लिए लॉस है। क्यों भाई, मैं आई एम बाइंग एट हायर रेट 66.68, थोड़ा क्लीन कर देता हूं, आई एम बाइंग एट अ हायर रेट एंड आई एम सेलिंग एट अ लोअर रेट, तो हो गया 6668 पे खरीद रहे हो और 6631 पे बेच रहे हो, तो मतलब लॉस हो गया। दैट लॉस इज बेसिकली योर एक्सचेंज गेन लॉस। सो एक्सचेंज डिफरेंस लॉस टू द बैंक इज ओरिजिनल सेल प्राइस एंड सेल प्राइस इन इंटरबैंक 50,000 यू बाई एट 6684, सेल एट 66.3125, लॉस हो गया आपका 0.5275 पर डॉलर इंटू $50,000 $26,375, ये हुआ बैंक का लॉस। अभी हमने कौन सा चीज किया है भाई, 7 सितंबर का कैंसिलेशन। तो कहाँ थे हम, इसको भी साफ करता हूं मैं, कब था ये, ऑन ड्यू डेट था, बिफोर ड्यू डेट था, अर्ली एक्शन बिफोर ड्यू डेट कैंसिलेशन, इन विच केस आपका सिर्फ एक्सचेंज गेन लॉस है जो हमने कंप्यूट कर दिया। समझ में आ गया, अगर ये एक चीज समझ में आ गया ना, यू विल बी एबल टू मूव फास्टर फॉरवर्ड, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, 7 सितंबर को आके एग्जीक्यूशन पूछ रहा है, मतलब मुझे दे दो, डिलीवरी दे दो, अर्ली डिलीवरी, पता है मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट 10 तारीख को है, मुझे अभी चाहिए, आज ही चाहिए, 7th सितंबर को ही चाहिए मुझे, 10th डजंट मैटर, आई वांट इट ऑन 7, मतलब इवन दो आप अच्छे बच्चे हो, मतलब स्टिल कस्टमर अच्छा है क्योंकि 7th को ही आके पूछ दे रहा है, पहले ही बोल दे रहा है यार मेरा पैसा आ गया दे दो, स्टिल इट इज अ गुड पर्सन। सो एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट क्या बोलोगे, मुझे मेरा जो भी $50,000 है वो 66.84 पे दे दो। क्यों 84, क्योंकि वही था एग्रीड रेट, वो दे दो मुझे। तो अभी इसमें एक गेन लॉस रहेगा,
कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लॉस रहेगा, लेकिन कैंसिलेशन गेन लॉस नहीं रहेगा। कैंसिलेशन क्यों नहीं रहेगा? अरे कैंसिल किया ही नहीं ना। कैंसिलेशन कब होगा? कैंसिलेशन तब होगा जब कस्टमर आके बोलेगा आपको कैंसिल करो, तब होगा आपका कैंसिलेशन लॉस। यहाँ पे वो सब नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है देखेंगे। यू गेव द एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट, तो बैंक क्या करेगा, मुझे तो तुम्हें देना है 84 पे, 66 84 पे, आज तारीख है 7 तारीख, आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था 10 तारीख का, मैं क्या करूं, तुम्हें कहां से दूं? मार्केट में खरीद के दे दो। मार्केट में कितने पे खरीदोगे? 7 तारीख को स्पॉट पे खरीदोगे। स्पॉट का रेट क्या है? स्पॉट का रेट है 6637। क्यों भाई? जब आप इंटरबैंक से खरीद रहे हो तो इंटरबैंक बैंक बन गया और आप क्लाइंट बन गए हो ना, आपका HDFC जो भी, तो स्पॉट रेट पे खरीदोगे। कौन सा रेट है? 6637। मार्केट में आप जाके 6637 पे खरीदोगे, 6637। ठीक है, आप ना ये चीज जो मैं बता रहा हूं प्रिंट लेके मेरे साथ चलो काम करो तो समझ में आएगा आपको। आप ना बस ऐसे ही बैठ के देखते रहोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं पहुंचेगा, ज्यादा रिटेन नहीं होगा दिमाग में। ये प्रिंट, क्योंकि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, साथ में प्रिंट लेके बैठो ना मेरे साथ, ठीक है। तो यू आर बाइंग इन इंटरबैंक एट 6637, और जब भी आप खरीद रहे हो, बैंक खरीद रहा है तो इंटरबैंक से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, मार्जिन तो ऐड मार्जिन तो होगा। जब आप बेच रहे हो तो मार्जिन कम होगा, जब खरीद रहे हो तो मार्जिन ऐड होगा। तो यू ऐड मार्जिन ऑफ 1.1%, जो हो गया सेम 0.0664। सो आपका टोटल हो गया नेट बाय प्राइस 66.4364, 37 प्लस 0.0664। ओके, 4364 को फिर राउंड ऑफ करोगे, 64 मतलब ऊपर जाएगा 75, 4375। तो ये हो गया बैंक का रेट जो बैंक मार्केट से खरीद रहा है। किस लिए खरीद रहा है? कस्टमर को देना है। क्यों देना है? अरे कस्टमर ने पहले ही आके मांग लिया पैसा, डॉलर, तो न्यू बाई प्राइस राउंडेड ऑफ 66.437। अभी क्या करना है? अरे पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है ना, जो 10th को मैच्योर हो रहा है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, जिस दिन मार्केट में बैंक मार्केट में, इंटरबैंक मार्केट में खरीद के कस्टमर को देने वाला था 66.68 या 38, क्या था वो, 66.68 पे खरीदने वाला था ना, ओरिजिनल बैक टू बैक। तो उसका क्या किया जाए? व्हाट बैंक विल डू इज they will cancel that contract. How you will cancel? Or you will do a squaring off. Squaring off मतलब क्या है? You buy for some quantity on a date, you sell for same quantity on same date. मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दोनों का डिफरेंस जो भी होगा गेन लॉस होगा। तो बैक टू बैक सेल फॉरवर्ड ऑन इंटरबैंक और 10 सितंबर मैच्योरिटी, मतलब मार्केट में इंटरबैंक में जाके बेचो। किस रेट पे बेचोगे? किस रेट पे बेचोगे? ऑन 7th 10th के लिए जो भी रेट है, जो मार्केट में our bank has to sell, when our bank has to sell they become the client, so they will sell at 66.38। लेकिन 38 में और मार्जिन भी डायरेक्ट होगा, जो पहले किया था ना, यहाँ पे कहाँ पे किया था 66.38, यही सेम थिंग 66.3125 आएगा आपको। 66.38 माइनस मार्जिन 66.3136 होगा, उसको राउंड ऑफ करोगे 66.3125, ये हो गया आपका नेट राउंडेड ऑफ प्राइस। अभी देखो ये दोनों ट्रांजैक्शंस हुए, ये हुए ट्रांजैक्शन। ये क्या था अपना? एग्जीक्यूशन, अर्ली एग्जीक्यूशन। अर्ली एग्जीक्यूशन में स्टोरी क्या था? अर्ली एक्शन में एग्जीक्यूशन मतलब डिलीवरी था योर स्वैप प्लस इंटरेस्ट, स्वैप चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस। स्वैप और इंटरेस्ट याद रखो, स्वैप और इंटरेस्ट, ये एक्सचेंज, इसमें कैंसिलेशन नहीं था, इसमें स्क्वेयरिंग ऑफ पोजीशन था, लेकिन कस्टमर ने कुछ कैंसिल नहीं किया। कस्टमर ने तो इनफैक्ट डिलीवरी ले ली ना, जल्दी डिलीवरी ले ली। तो कस्टमर का जब कैंसिलेशन है तभी कैंसिलेशन गेन लॉस आएगा। जब कस्टमर का कैंसिलेशन नहीं होता, कोई कैंसिलेशन गेन लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें डिलीवरी ले लिया उसने, डिलीवरी ले लिया तो क्या चार्जेस है? स्वैप प्लस इंटरेस्ट। ये स्वैप कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे होता है बताता हूं। स्वैप याद रखो क्या था, एक होता है बाई ट्रांजैक्शन, एक होता है सेल ट्रांजैक्शन। बाई स्पॉट हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है। अगर बाई स्पॉट है तो सेल फॉरवर्ड है, अगर बाई फॉरवर्ड है तो सेल स्पॉट है। दोनों का डिफरेंस, अगर लॉस है तो स्वैप चार्जेस है, दोनों का डिफरेंस गेन है तो स्वैप गेन है, ठीक है। चलते हैं, इन लोगों ने, बैंक ने क्या खरीदा है, मतलब खरीदा क्या है? जिस दिन इसने आके बोला ना, कस्टमर ने जिस दिन आके बोला कि मुझे अभी डिलीवरी दे दो, बैंक ने क्या क्या ट्रांजैक्शन दिया है? बाई स्पॉट पे कितने पे खरीदा है? 4375 पे खरीदा है, 66.4375। उसी दिन सेल फॉरवर्ड किया है ना, सेल इन फॉरवर्ड मार्केट कितने पे किया है? 66.3125, 66.3125। मतलब एक ही दिन, एंड प्लीज नोट, एक ही दिन को होने चाहिए ट्रांजैक्शन, स्वैप के पूरे ट्रांजैक्शन एक ही दिन को होने चाहिए। यू बॉट ऑन स्पॉट, यू सोल्ड ऑन फॉरवर्ड, ओके, और सेल का रेट कम है, जिस रेट पे आपने बेचा है वो बाई से कम है, तो मतलब ज्यादा पे खरीदा, कम पे बेचा, तो डिफरेंस क्या है आपका? 0 0
1250, मतलब इतना पैसे का बैंक को लॉस हुआ है। कैंसिलेशन नहीं है ये लॉस हुआ है बैंक को 1250। तो 4375 माइनस 3125, ये 1250 इंटू 50,000 करोगे तो आएगा 6250। ये हुआ बैंक का स्वैप लॉस जो कस्टमर से रिकवर करेगा। स्वैप का मतलब क्या है? इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग ऑन टुडे, आई एम डूइंग समथिंग लेटर, आई एम स्वैपिंग माई लाइबिलिटी, आई एम स्वैपिंग माई ट्रांजैक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया? फ्रॉम इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन 10th दे स्वैप्ड इट टू 7th, मतलब पहले ही कर लिया, तो इसलिए स्वैप का स्टोरी आ गया। ठीक है, तो इसीलिए स्वैप आ गया। तो स्वैप के चार्जेस क्या हुए आपके? 6250। और फिर दूसरा चीज इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किस पे होता है भाई? इंटरेस्ट कैश फ्लोज पे होता है। यहाँ पे कैश फ्लो कब हुआ है? मतलब देयर इज अ चेंज इन कैश फ्लो, मतलब 7 तारीख को एक है, 10 तारीख को एक है। जो 10 को होना था 7 को ही हो गया, मतलब 3 दिन पहले ही हो गया। ठीक है, 3 दिन का इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। किस पे करेंगे? मतलब क्या है जिस पे करोगे? मतलब 12% इन्होंने दिया है, इंटू 3/365 करोगे, ठीक है, इंटू 50,000 भी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उतने डॉलर है। पर ये रेट रुपी कितने रुपीस पे करोगे? मतलब क्या है वो रेट? जो क्या है वो आपका डिफरेंस, जिसके ऊपर आपको वो 12% का 3 दिन के लिए इंटरेस्ट लग रहा है। 3 दिन कहां से आए मुझे? 7th 8th 9th 10th, 10 - 7 3, वही लॉजिक है। ओके, तो आपके कैश फ्लोज क्या है? कैश फ्लोज आर व्हेन बैंक के हाथ से फिजिकली पैसा जा रहा है, या फिर बैंक के हाथ में पैसे आ रहा है। अगर बैंक के हाथ में जल्दी पैसा आ रहा है तो इंटरेस्ट गेन है, बैंक के हाथ में देर से पैसा आ रहा है तो इंटरेस्ट लॉस है। सेम वे, बैंक के हाथ से जल्दी पैसा जा रहा है तो इंटरेस्ट लॉस है, बैंक के हाथ से पैसे डिले से जा रहे हैं, लेट से जा रहे हैं तो बैंक के लिए गेन है। तो उसी तरीके से कंप्यूट करें। यहां पे क्या हुआ है? तो मुझे कस्टमर से पैसे कब आने थे? 10th को, लेकिन अभी कब आया? 7 तारीख को ही आके एग्जीक्यूशन पूछ रहा है वो। He is not coming on 10th and asking for execution. He is asking on 7th only and asking for execution. So 7 तारीख को ही आप उसी रेट पे दे रहे हो, उस रेट पे दे के आप कैंसिलेशन गेन लॉस नहीं चार्ज कर रहे हो, स्वैप प्लस इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो मतलब बैंक के पास पैसा इतना आया है, ओके, एंड बैंक का पैसा इतना गया है। एक्चुअली 3 दिन के बाद होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ 3 दिन पहले ही हो गया है। अगर पहले ही हो गया है और ये रेट का जो डिफरेंस है कि मतलब 66.4375 इज माई आउटफ्लो एंड 66.84 इज माई इनफ्लो, मतलब मुझे जल्दी आ गया पैसा, मतलब मेरा कैश फ्लो आया भी हाथ में जल्दी फ्रॉम द कस्टमर, बट गया भी मेरे हाथ से जल्दी बिकॉज ऑफ हैविंग टू बाई फ्रॉम द मार्केट। तो इन दोनों का डिफरेंस है 40 पैसा। तो आपका कैश फ्लो क्या हुआ? 40.4025, मतलब आपने खरीदा एक रेट पे 66.4375 जो आपका आउटफ्लो था, फिर आपने बेचा कस्टमर को उसी दिन 66.84 पे बेचा, और ये पूरा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ये 3 दिन पहले हुआ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आउटफ्लो था, यहाँ पे इनफ्लो है, और इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से। ठीक है, इनफ्लो ज़्यादा है। अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से तो नेट इनफ्लो था, और नेट इनफ्लो 3 दिन पहले ही आ गया। मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट इनकम होगा बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम होगा। तो 2125 कहाँ से आया भाई? ये 2125 50,000 इंटू 0.4025, दैट इज वॉट एवर इज अ सेल माइनस बाई, या फिर बाई माइनस सेल कर सकते हो तो माइनस आएगा नंबर। सेल रेट माइनस बाई रेट, जितने पे बेचा है जितने पे खरीदा है, दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। तो उस 0.402 इंटू 50,000 इज आपका 20,000। 20,000 आपको पहले जल्दी आया, आपको 20,000 रुपए जो देर से आना था पहले ही आ गया। ओके, तो उसके ऊपर 3 दिन का 12% का रिटर्न इंटरेस्ट, मतलब 20125 इंटू 3/365 इंटू 12%, आपको 19.849 या 19.85। 19.85 एक्चुअली इज अ बेनिफिट टू बैंक। तो क्या करोगे? इस 6250 आपके जो भी स्वैप चार्जेस है ना, उसमें से 19 को घटाओगे और डालोगे 6230.15। 6230.15 ये हुआ आपका स्वैप लॉस प्लस और माइनस इंटरेस्ट। स्वैप क्या है? एक बाई फॉरवर्ड या बाई स्पॉट, काउंटर पोजीशन होगा, सेल फॉरवर्ड या सेल स्पॉट। वेरस कैश फ्लो में एक्चुअल कैश फ्लो, पैसा बैंक को कब आया है कब गया है, बैंक को कस्टमर से हो, इंटरबैंक से हो, जब भी हो। ओके, तो मार्केट में किस दिन किया उन लोगों ने, उस दिन से लेके एक्चुअल ड्यू डेट तक दोनों वो डिफरेंस है। अगर पैसे जल्दी आए, इनफ्लो था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम है, अगर इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो था, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये हुआ आपका 6230.15। ये कहां तक खत्म कर लिया हमने? 7 सितंबर को एग्जीक्यूशन भी कर दिया, 7 सितंबर को कैंसिलेशन भी कर दिया। अभी 7 सितंबर को इफ यू वांट टू डू, मतलब अर्ली क्या है भाई? यहाँ पे अर्ली एक्शन, डिलीवरी हो गया, कैंसिलेशन। अर्ली एक्शन मतलब आपको यू डोंट वांट टू टेक डिलीवरी बट यू वांट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट।
आपको नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये थर्ड पीस, ओके। अर्ली एक्शन मतलब अर्ली बिफोर ड्यू डेट दे वांट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, एक्सचेंज गेन लॉस प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अभी 7th को रेट क्या है भाई अपना, 7th को ये सब साफ कर देता हूं मैं, 7th को एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट टू 10th नवंबर, मतलब सोचिए ये सोचते हैं नवंबर 10th है, अक्टूबर 10th है, उस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। सो ऑन 7th दे विश टू नाउ, क्या है अपना भाई कौन है, इंपोर्टर भाई है, तो इंपोर्टर वांट्स टू बाय, इंपोर्टर वांट्स टू बाय नाउ व्हेन दे वांट टू बाय ऑन 10th नवंबर। 10th नवंबर कौन से रेट पे खरीदेगा, वो 66.70 पे खरीदेगा। 70 के बाद मार्जिन भी ऐड होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सिर्फ कैंसिलेशन लॉस 26,375 डायरेक्टली डाल दोगे और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है 66.70 लोगे, प्लस मार्जिन ऐड करोगे कितना 0.1%, उसको फिर राउंड ऑफ करोगे, तो 0.60667 ऐड करोगे तो आएगा 66.7669 और उसको राउंड ऑफ करोगे तो 67 लास्ट 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ करोगे तो 75 आएगा, 66.7675। देखो हो गया ना, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऑन सेम डेट ही सेड मुझे भाई कैंसिल कर दो और नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो। एक्सटेंशन इज बेसिकली कैंसिल एंड गिव मी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वही है ना। हर जगह पे देखो एक्सटेंशन का क्या स्टोरी है, एक्सटेंशन का स्टोरी है पुराना वाला कैंसिल नया वाला दे दो, पुराना वाला कैंसिल नया वाला दे दो, पुराना वाला कैंसिल नया वाला दे दो। हर जगह पे जब भी कोई एक्सटेंशन की बात चलती है तो वो है पुराना वाला कैंसिल और नया वाला दे दो। और जब भी डिलीवरी का होता है तो अर्ली एक्शन में स्वैप प्लस इंटरेस्ट होता है और ऑन ड्यू डेट में नो इंपैक्ट होता है, क्योंकि उस दिन डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे इस पे, हमने कहा 3 चीज खत्म की है ना, दोबारा क्लीन करता हूं, ये हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। अभी ऑन ड्यू डेट पे आते हैं। ऑन ड्यू डेट क्या स्टोरी है भाई, 10 तारीख को आ रहे हो और 10 तारीख को बोल रहे हो कैंसिल कर दो, डिलीवर कर दो या फिर मुझे एक्सटेंड कर दो। ये बहुत ही सरल है, ये तो बहुत ही सरल है, इसमें कोई एक्चुअली कोई झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि 10th सितंबर वही था ड्यू डेट आपका, उसी दिन आके कैंसिलेशन बोल रहे हो। कैंसिलेशन कौन से रेट पे करोगे, मार्केट पे जिस रेट पे बिक रहा है उसी रेट पे करोगे। तो आपने एग्री किया था किस रेट पे, 66.84 पे खरीदने का एग्री किया था। अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है भाई, तो मतलब आप खरीद लोगे, सोचो आपने खरीद लिया और मार्केट में वही बेच दिया। आप इंपोर्टर थे ना, इंपोर्टर भाई थे, तो ये अपना रहेगा 10th सितंबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीद लिया। किस रेट पे खरीद लिया, 66.84 पे। अभी मार्केट में बेचोगे, जब आप बेच रहे हो कौन से रेट पे बेचोगे, 10th का स्पॉट पे बेचोगे। कौन सा है स्पॉट, 66.15, क्योंकि आप बेच रहे हो तो बैंक खरीदेगा ना, तो बिड ही होगा 66.15 और उस पर मार्जिन भी कम करोगे, ओके। 66.84 पे खरीदोगे और 66.15 पे बेच रहे हो, मतलब कम पे बेच रहे हो, मतलब आपका लॉस हो गया। लेकिन लॉस आपको ही लेना पड़ेगा ना, बैंक इनिशियली इनकर करेगा और आपको पास कर देगा, या फिर डायरेक्टली आप ही इनकर करो। तो 66.15 वर्सेस 66.84। सो उस दिन क्या होगा, बैंक हैज टू, कस्टमर ने कैंसिल बोला तो थोड़ी बैंक का इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसे ही रहेगा क्या, मतलब उसको भी एग्जीक्यूट करना है ना। तो व्हाट द बैंक विल डू इज, इंटरबैंक में उसने जो बोल दिया है कि मैं खरीद लूंगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया 66.68 पे खरीद लेगा वो, ठीक है। और जो भी उसके पास पैसे आएगा 66.68 वो मार्केट में बेच देगा। किस रेट पे बेचेगा, इस रेट पे बेचेगा 66.15। यहाँ पे जो हमने अराइव किया था ना 66.15, और जब बेचेगा मार्जिन भी कम होगा उसमें से। तो मार्जिन कितना कम होगा, 0.1%, तो 0.0662 आएगा 66.0839, राउंड ऑफ करोगे आएगा 66.0850। लेकिन जब आप एक्सचेंज गेन लॉस डिसाइड करोगे तो ये रेट लोगे या ये रेट लोगे, क्या जो जिसने कस्टमर पहले एग्री किया था, हमेशा कस्टमर के रेट से ही करोगे, कस्टमर के रेट से ही आप एक्सचेंज गेन लॉस डिसाइड करोगे। ये इंटरबैंक जो रेट है इससे नहीं करोगे। अगर आप यहां देखोगे एक्सचेंज गेन लॉस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल रेट एग्रीड विद द कस्टमर, ओरिजिनली कस्टमर एग्रीड 66.84 एंड इंटरबैंक सेल बाय रेट इन द मार्केट ऑन ड्यू रेट एंटर इनटू बैंक ड्यू टू कैंसिलेशन, मतलब 66 पॉइंट आपका 15 माइनस मार्जिन जो भी था, इट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेट्स, ठीक है। सो एक्सचेंज गेन लॉस इज वेरी वेरी क्लियर, एक्सचेंज गेन लॉस इज वेरी वेरी क्लियर। एक ही जगह पे था, ये इंटरेस्ट ऑन फंड्स पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे, देखो बैक टू बैक ये सब मैंने पढ़ा नहीं था, वो बाद में पढ़ेंगे, जब वहां पे आएंगे पढ़ेंगे।
As far as exchange gain loss is concerned, as far as swap is concerned, as far as flag charges are concerned, बहुत ही सिंपल है. ओके, जो रेट कस्टमर से एग्री किया, जो रेट अभी मार्केट में बेच दिया, राइट. तो 66.84 माइनस 66.0875, मतलब I agreed to sell to customer at 66.84, but I had to forcefully sell in the market 66.0875. So मतलब मेरा लॉस हो गया. कितना लॉस हो गया? इन दोनों का डिफरेंस 0.7550 into 50,000 is 37,750. The customer asks for cancellation. The customer has to pay only cancellation charges, which is 37,750. Why? Because this is ऑन ड्यू डेट. उसने ड्यू डेट पे ये सब कांड किया है कस्टमर ने. उसी ड्यू डेट पे कस्टमर बोलता है आई विल एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट मतलब दे दो ना डॉलर, मतलब $50,000 एट 66.68 इंटरबैंक से खरीदो, $50,000 कस्टमर को बेच दो 66.84 पे, आपके हो गए 16 पैसे का प्रॉफिट, हो गया खत्म. उसमें कोई कुछ लेना देना नहीं है. इट इज सुपर सिंपल, नो इम्पैक्ट. और एक्सचेंज गेन लॉस था जो हमने कैंसिलेशन के ऊपर देखा था. अभी लास्ट है एक्सचेंज गेन लॉस प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट. कब है, क्या है ये? अगर एक्सटेंशन चाहिए तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा. एक्सचेंज गेन लॉस आपका क्या था? न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब तक लेना पड़ेगा भाई? न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज टिल 10th नवंबर. कौन से दिन पे हैं हम हैं 10th सितंबर को. 10th सितंबर को 10th नवंबर का रेट क्या है? 10th सितंबर को 10th नवंबर का रेट ये है. 10th नवंबर का क्या है ये? हम इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है. इंपोर्टर है मतलब हमें खरीदना है, मतलब हम ज़्यादा पे खरीदेंगे तो 66.61 पे खरीदेंगे और उसके ऊपर मार्जिन भी ऐड होगा तो उस रेट पे खरीदेंगे. सो 66.61 इंटू 0.1% प्लस करोगे तो 66.6766 आएगा. 66.6766 उसको राउंड ऑफ कर देंगे. 66.67 कहाँ तक था? 62 तक 50 पे करेंगे, 63 से 75 तक करेंगे तो 6775 तो 37,750 लॉस भी होगा और 66.6775 पे आप नया कॉन्ट्रैक्ट बेच दोगे. कैसे? 66.61 उसके ऊपर 0.1% मार्जिन, दोनों हो गए ये, उसको राउंड ऑफ करोगे 66.6775. आपको पता समझ में आया ना? 66.6750 एंड 66.6775 इन दोनों के बीच में अगर 66.6762 तक आया तो यहाँ लेंगे और 66.6763 तक आया तो ये लेंगे, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट क्वार्टर पैसा. हमारा आया कितना था भाई? 66.6766 है ना, 6766. सो लेंगे नीचे वाले के पास 6775. तो ये हो गया आपका कैंसिलेशन, एग्जीक्यूशन एंड एक्सटेंशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट. यहां तक तो सब सरल था ना? यू अंडरस्टूड राइट? स्वैप क्या है? बाई सेल, फॉरवर्ड, स्पॉट. इंटरेस्ट क्या है? इनफ्लो, आउटफ्लो. अगर ज़्यादा पे खरीद रहे हो, कम पे बेच रहे हो तो आउटफ्लो हो गया. कम पे खरीद रहे हो, ज़्यादा पे बेच रहे हो तो इनफ्लो हो गया. एंड इट इज ओनली फॉर कैश फ्लोज. इट इज नॉट फॉर, इट इज ऑन दैट डेट. एंड ये हो कब रहा है ये इंटरेस्ट? इट इज हैपनिंग ओनली ऑन दिस डेट, डिलीवरी डेट. सो उसी दिन के कैश फ्लोज के ऊपर होगा ये, उसी दिन के कैश फ्लोज के ऊपर होगा और किसी भी चीज में नहीं होगा. तो ये होता है हमारा फर्स्ट 2 एस्पेक्ट्स. अभी चलते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. जब वहां जाएंगे तो समझ में आएगा. थोड़े बाइनर वेरिएशंस है, वहां पे जाके वो भी समझ लेंगे. ठीक है? अगर इस चैप्टर में या फिर फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कंफ्यूजिंग है या फिर कुछ एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ही है ये चीज़, ये छोटा सा चीज़ ना, जिस पे एक्चुअली एग्जाम में भी सवाल इसी के ऊपर पूछे गए. मतलब ऐसा नहीं कि बाकी दोनों पे पूछा नहीं गया है, बट ज़्यादातर सवाल ये लेट मैच्योरिटी के बारे में पूछा गया है. ज़्यादातर सवाल इसी पर आए हैं. ये जो अभी मैं डब्बा खींच रहा हूँ ना यहाँ पे डिब्बा, तो ये लेट अप टू 3 days मैच्योरिटी, इसके बारे में ही पूछे गए हैं. फर्स्ट 2 भी एक आध बार आया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं आया है, बट दिस इज मोर कंफ्यूजिंग, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मोर थोड़ा ट्विस्टेड है और इसमें और अलग से वेरिएशंस हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे करना है इसको. तो इसमें लेट अप टू 3 days, ये क्या है लेट अप टू 3 days? लेट अप टू 3 days का मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर मैच्योर हो रहा है 20 तारीख को, तो 20 तारीख को आपने कुछ किया नहीं, मतलब आपने उनको बोलना ही छोड़ दिया, भूल गए, कुछ भी हुआ, आप बैंक को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किए कि एक्सटेंड करना है, कैंसिल करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है. तो बैंक क्या करेगा, उस दिन को जो भी रेट है, शाम का जो भी क्लोजिंग रेट है, उस क्लोजिंग रेट पे कैंसिल कर देगा, उस क्लोजिंग रेट पे कैंसिल कर देगा, क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं. बैंक तो कोई अभी ऑब्लिगेशन नहीं बनता, बट फेडा के रूल के हिसाब से अभी एक चीज़, एक बेनिफिट दिया गया है कस्टमर के लिए कि ठीक है चलो आपने मिस कर दिया, अगले 3 दिन तक आप आके कुछ कर सकते हो.
अगले 3 दिन तक आप आके कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगले 3 दिन तक आप आके कुछ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर उसी को एक्सटेंशन पूछ सकते हो, कैंसिलेशन पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में इसका कोई मायना नहीं है। यही मैं बोल रहा था कि देयर इज नो यूज ऑफ दिस, बिकॉज इफ वॉट एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ, पीपल कैंसिल। इफ यू डोंट कैंसिल ऑन दैट डे, मतलब लास्ट डे को आपने एग्जीक्यूट किया, कैंसिल नहीं किया, एक्सटेंड नहीं किया, उसी दिन कैंसिल हो जाता है, बस खत्म। ओके लेकिन रूल्स के हिसाब से 3 दिन का उनको एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिला है। सो 20th को आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, 21, 22, 23 के शाम तक आपके पास कुछ टाइम है। क्या करने के लिए टाइम है देखते हैं। यू कैन आस्क फॉर डिलीवरी, यू कैन आस्क फॉर कैंसिलेशन और यू कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन। तीनों में कुछ भी कर सकते हो। जब आप डिलीवरी के लिए पूछते हो तो सेम एक्सचेंज गेन लॉस प्लस इंटरेस्ट प्लस स्वैप, लेट अप टू 3 days आफ्टर मैच्योरिटी। इस एक ही सिनेरियो में ऑल 3 थिंग्स कम, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस गेन लॉस, इंटरेस्ट प्लस स्वैप, प्लस आप डिलीवरी पूछ रहे हो तो नया स्पॉट देंगे, कैंसिलेशन कर रहे हो तो बस ED by C प्लस I प्लस S, और अगर आप एक्सटेंशन पूछ रहे हो तो नया फॉरवर्ड देंगे। बस बहुत ही देखिए, ये जो याद रखना बहुत ईजी है, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस गेन लॉस, इंटरेस्ट स्वैप प्लस इधर न्यू स्पॉट और नो स्पॉट और न्यू फॉरवर्ड, ये आसान है। बट ये कंप्यूट कैसे करते हैं उसी में एक्चुअली ट्रिक है, ठीक है। और इसमें ना, क्योंकि आप एग्जैक्ट ड्यू डेट तक पहुंचे नहीं तो आपको प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा, स्वैप में नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा, एक्सचेंज गेन लॉस में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आपको बैंक नीड नॉट गिव यू योर शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसमें क्या होता है। इसमें थोड़े इसमें एक वैरायटी है, मतलब इसमें एक स्पेशलिटी है। क्या है ये स्पेशलिटी? सी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर ड्यू विदाउट इंस्ट्रक्शन बिफोर ऑटोमेटिकली कैंसिल विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर मैच्योरिटी डेट। मतलब अगर आप कुछ नहीं करोगे 3 दिन तक, चौथे दिन पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होगा, ओके। बट उसके पहले भी कुछ होगा। क्या होगा उसके पहले? क्या होगा? बैंक कैंसिल्स द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 20 तारीख को आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कुछ बोला नहीं, तो बैंक कैंसिल्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट एंड बुक्स एन ऑप्शनली डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट 3 days। मतलब अगले 3 दिन तक दे बुक ए न्यू ऑप्शनली डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक है क्या? ODFC। क्या है ये? दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बैंक बाइस फॉरवर्ड फॉर मंथ एंड डेट। अब सोचो आप पहुंचे 20 तारीख तक, 20 तारीख आपका ड्यू डेट है और आप कुछ नहीं किया आपने 20 तारीख तक, तो बैंक ऑन 20th इवनिंग बाइस ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टिल 30th ऑफ, लेट्स से ये सितंबर का महीना है, 30 दिन ही है, टिल 30th सितंबर दे बाई समथिंग। तो एंड दिस अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हाट दे से इज, बॉस ये ऑप्शनली डिलीवरेबल है। मतलब अगर मुझे कभी चाहिए तो जल्दी दे दो। मतलब मैं आपको आके पूछता हूँ 21st को मुझे दे दो, अगर मुझे 22nd को इसी रेट पे दो। अगर 20th को स्पॉट था 90, तो आप 30th को उसका जो भी फॉरवर्ड रेट रहेगा सोचिए 92, और अगर आप ये रहा 20th, ये रहा 30th, और अगर आपने बीच तक 25th तक की लिया तो वो हो सकता था 91 ही हो सकता था। लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 92 30th तक, और बोलोगे, मतलब यहाँ पे जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ओके। बैंक ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है 90 स्पॉट पे, 92 फॉरवर्ड टिल 30th, they can take delivery any time from 20th till 30th at 92 rupees only. They can't ask for any in between rate. मतलब कभी भी चाहिए मुझे डिलीवरी दे दो 92 पे। दिस इज कॉल्ड एन ऑप्शनली डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और देखो ये रेट ज़्यादा है 91 से। अगर आप 25 तक ही लेते तो 91 ही होता, लेकिन आपने तो 30 तक ले लिया। क्यों लिया 30 तक? पता नहीं कब आके कस्टमर पूछे कि मुझे चाहिए। तो यू टेक एन ऑप्शनली डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट टिल मंथ एंड एट higher rate and ask for execution. आप मतलब बैंक, and you take it from whom? You take it from interbank, and you can ask for execution at any point of time. वो लॉजिक है, ठीक है। ये ऑप्शनली डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ अप टू 3 days आफ्टर मैच्योरिटी, मतलब लेट एक्शन, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। आपका अर्ली डे, आपका बिफोर ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट में ये हो, कोई ODFC का कोई चक्कर ही नहीं है। तो डोंट कीप दिस इन माइंड, ये माइंड में मत रखना कि ये कभी भी हो सकता है, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिनेरियो में होगा। कौन सा सिनेरियो भाई? लेट अप टू 3 days आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है। ये अप टू 3 days ना, एक बार एक्चुअली क्या हुआ था कि एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने, आई थिंक November 23 शायद का पेपर था, दे गेव अप टू 10 days या अप टू 15 days कुछ दिया था इन लोगों ने, रेट्स वेट सब 10 days 15 days का दिया था। क्योंकि दिस 3 days का जो मोहरत है ना, वॉट एवर इज दिस 3 days ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड, इट वॉज 15 days अबाउट 5-6 years ago। तो इंस्टीट्यूट वालों ने एग्जाम में 10 दिन करके दे दिया था, 10 या 15 दिन करके, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड, सर एक्चुअली 3 days है ना, आप 10 दिन कैसे दिए? अरे जो दिया है दे के करो ना काम। सो डोंट गेट अननेसेसरली वरीड, इवन इफ इन एग्जाम दे आस्क,
assume whatever the rates they have given, assume that grace period is 10 days and move forward. Assume grace period, if they have given for 3 days, assume grace period is 3 days and move forward. ठीक है, ये हो गया. फिर हाँ, यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, इसमें ना ये दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको. Whenever interbank rates are given and bank has to enter into one-sided transaction due to cancellation request from customer, exchange margin will be applicable and it will be applicable on the last cancellation by the bank. ये यहाँ पे यूज़ होगा. ओके, पहले अब तक हमने कहीं देखा नहीं ये चीज़, अभी देखेंगे ये चीज़. ओके, और फिर एक और आएगा इंटरेस्ट ऑन फंड्स. In case of post-maturity transaction, bank's back-to-back transaction rate will be considered. In all other cases, that rate will be ignored. In case of early delivery, interest is not computed using back-to-back rate. Okay? In case of early delivery, ये तो early delivery है ही नहीं ना. देखिए, ये इंटरेस्ट कब आएगा? इंटरेस्ट यहाँ पे कब आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ. तो यहाँ बोला क्या जा रहा है? इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन, हमने कहाँ पे कंप्यूट किया था इंटरेस्ट? बाई और सेल. आपका आउटले क्या था? फंड्स का आउटले क्या था? मतलब कब जा रहा है, कब आ रहा है? इट इज़ बीन प्रीपोन्ड बाई 3 days था ना, तो वहीं से कंप्यूट किया था ना हमने इंटरेस्ट. प्रीपोन्ड बाई 3 days, 3 दिन का. मेरे बैंक का स्पॉट बाई था इतना और फिर सेल टू कस्टमर था इतना, दोनों का कैश आउटफ्लो. यहाँ पे जो रेट है हमने 68 लिया ही नहीं था. 68 क्या है भाई? अचानक बीच में 68 कहाँ गया? 68 यहाँ से आया है, विच इज़ बैंक टू बैंक इंटरबैंक रेट. ये हम लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया था. और ये एक ही है पूरे अर्ली एक्शन और ड्यू डेट में जहाँ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे हमने ये 68 कंसिडर ही नहीं किया था, 66.68. लेकिन यहाँ बोला क्या जा रहा है? When it is a post maturity transaction और post due date transaction, interest computation के लिए ये back to back rate का इस्तेमाल किया जाएगा. back to back rate का उपयोग किया जाएगा. कैसे किया जाएगा आगे जाके देखेंगे. ठीक है, तो इसमें अपना क्वेश्चन क्या था? if the bank, how would the bank react if customer requested on 12th? मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो रहा था 10 तारीख को, 11th 12th 13, तो 13 के पहले कभी कोई भी दिन आप आ सकते हो, तो 12th को आप आए. ठीक है, एंड यू आस्क फॉर कैंसिलेशन, एग्जीक्यूशन और एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू 10th of November. ओके, 10th of November. ठीक है, और मैंने क्या बोला था यहाँ पे? इवन दो दीज आर मंथ एंड रेट्स, एज्यूम दैट दे आर दे आर फॉर 10th September, 10th October, 10th November एंड दिस वन इज फॉर 30th September. ऐसा एज्यूम करो. These two are, this is month end और बाकी के दोनों चीज 10th of October, 10th of November एज्यूम करो. ठीक है, अभी क्या करते हैं? द एप्लीकेबल रेट्स फॉर अस आर नाउ दीज. क्यों भाई? क्योंकि आप आए हो 12 तारीख को, लेकिन कुछ चीजें हैं विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम 10th. क्यों भाई? ऑप्शनली डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. चलिए पहले देखते हैं होता क्या है इसमें. 10th September को महाशय, कस्टमर महाशय ने कुछ नहीं किया. ओके, 10th September को कांड हो गया पूरा, कोई बात ही नहीं किया उसने. बैंक क्या करेगा? चुपचाप थोड़ी बैठेगा, बैंक कैंसिल कर देगा. कैसे कैंसिल करेगा? एग्जीक्यूट द इंटरबैंक फॉरवर्ड रेट. मतलब बैंक ने, अपने बैंक है जो भी HDFC बैंक है, इंटरबैंक में तो जाके अपना ट्रांजैक्शन एंटर कर लिया था, उस ट्रांजैक्शन को वो एग्जीक्यूट कर लेगा. दैट इज बिकॉज वी आर एन इंपोर्टर, वी वांटेड टू बाय फ्रॉम द बैंक, बैंक हैड टू बाय फ्रॉम इंटरबैंक. इंटरबैंक से दे हैड टू परचेज एट 66.68, है ना. तो ये 66.68 पे अपना बैंक जो भी है परचेज कर लेगा और उसको क्या करेगा? उसको मार्केट में तुरंत बेच देगा. मार्केट में तुरंत बेच देगा. किस रेट पे बेचेगा? 10 तारीख को जो भी रेट है मार्केट में स्पॉट का माइनस मार्जिन. तो स्पॉट रेट क्या है भाई 10 तारीख को? यहाँ पे 10 तारीख 10 को स्पॉट बिड आस्क कितना है? 66.15 बाई 17. तो बेचेगा तो अपना बैंक बेचेगा, तो अपना बैंक कस्टमर हो गया. तो जब बेचेगा तो कम पे बेचेगा. क्या रेट है? 66.15 पे बेचेगा, लेकिन उसमें और मार्जिन भी कम होगा. कितना कम होगा? 0.1% कम होगा. तो 66.15 एंड लेस इंटरबैंक मार्जिन. अरे बट यहाँ पे मार्जिन लिया ही नहीं. वही तो मुझे आपको रिमाइंड करना था. क्या यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था क्या? whenever interbank rates are given and bank has to enter into a one-sided transaction due to cancellation request from the customer. मतलब कस्टमर ने कैंसिल रिक्वेस्ट किया, या रिक्वेस्ट भी नहीं किया, बट बैंक इज एंटरिंग इनटू अ वन-साइडेड ट्रांजैक्शन, exchange margin will be applicable. It will be on the last cancellation by the bank. When you are post maturity date, there are other cancellations also. उस पे लगेगा, उस लास्ट कैंसिलेशन पे मार्जिन लगेगा, हर कैंसिलेशन पे मार्जिन नहीं लगेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. मैंने भी आपको फ्लो में बता दिया, आपने भी हाँ बोल दिया कि मार्जिन डिडक्ट होगा. मार्जिन डिडक्ट ही नहीं हुआ. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू. दिस चीज, and bank is due to cancellation request, or even if request is not there, it is post maturity, तब it will be on the last cancellation by the bank. ठीक है, चलते हैं अभी आगे चलते हैं. तो क्या हुआ भाई? नेट सेल प्राइस 66.15.
तो ये हुआ 66.15। फिर द बैंक, क्या बोला मैंने, क्या कहा था मैंने, ODFC ऑप्शनली डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे विल एंटर इनटू, बट किस रेट पे, फॉर मंथ एंड रेट। मंथ एंड कौन सा दिन का, वेयर आर वी टुडे, वी आर ऑन 10 सितंबर। सो 10 सितंबर को मंथ एंड रेट क्या है, 10 सितंबर को मंथ एंड रेट यहाँ पे है, क्या है, 66.28, 66.32। लेकिन बैंक बाई करेगा, सेल करेगा, बैंक विल एग्री टू बाई, वाई, बिकॉज आवर फेलो इज एन इंपोर्टर और इंपोर्टर को उसको डॉलर देने हैं, तो बैंक विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू बाई। इस बाई पे मार्जिन लगेगा 66.32, देखते हैं, नहीं, उस पर भी मार्जिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे चीजें इसी, दिस इज वेयर द स्पेशलिटी इज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बाकी दोनों जगह पे एवरीवेयर देयर वाज मार्जिन, हर ट्रांजैक्शन पे मार्जिन था, लेकिन जब आप इस सिनेरियो पे आओगे, ये पोस्ट मैच्योरिटी ट्रांजैक्शन पे आओगे, तो मार्जिन इज नॉट देयर ऑन एवरीथिंग। मार्जिन इज देयर, डेफिनेटली नॉट देयर ऑन योर जो मार्केट पे वापस बेच रहे हो, जो आपका जो भी इंटरबैंक का है वो मार्केट में बेच रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उस पे नहीं है। देन जो आप ODFC पे एंटर कर रहे हो उस पे भी नहीं है, लेकिन लास्ट कैंसिलेशन पे ही मार्जिन है। सो दिस इज द स्पेशलिटी। स्पेशलिटी क्या है, मार्जिन ओनली ऑन last cancellation, not on square of original in interbank and not on ODFC original. तो you will not have any margin here, डायरेक्ट 66.32 पे खरीदोगे, बैंक खरीदेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये कस्टमर था, लेफ्ट हैंड साइड कस्टमर, राइट हैंड साइड बैंक। तो क्या करोगे अभी, आप बंदे ने कब आके पूछा, 12 तारीख को आके पूछा, 12 तारीख को पूछा है, बस कैंसिल कर दो, क्लाइंट ने आके बोला 12 तारीख को कैंसिल करो। उस दिन आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास ODFC है, उस ODFC का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ द ODFC। सो 12th को आप कैंसिल करोगे। किस रेट पे करोगे, 12th के स्पॉट पे करोगे। 12th पे आपने क्या किया है, खरीदा है, तो अभी क्या करना है, कैंसिल करना है, मतलब बेचना है। बेचना है मतलब कौन सा रेट, आस्क, बिड या आस्क, बिड होगा आपके लिए, क्योंकि यू बिकम नाउ द क्लाइंट, द बैंक इज बिकम द क्लाइंट और कस्टमर, एंड इंटरबैंक हैज बिकम द बैंक, सो द बिड रेट विल अप्लाई। क्या है बिड रेट, 12 तारीख को स्पॉट पे, 12 तारीख को स्पॉट इज 65.96 एंड 65.99, ये है स्पॉट। तो बिड कौन सा है, ये है। दिस इज द रेट एट विच यू विल क्लोज आउट द ODFC, 65.96। इस पे मार्जिन लगेगा 65.96, सिर्फ इसी पे मार्जिन लगेगा। सो यू आर अब क्या कर रहे हो, यू आर सेलिंग इट इन द मार्केट एट अ बिड रेट, बैंक इज बाइंग, इंटरबैंक इज बाइंग एट अ बिड रेट। when they are buying from you, they will buy at lower rate, मतलब when you are selling you will get low realization, तो margin उस पे से कम होगा, कितना, 65.96 इंटू और माइनस 0.1%, तो आपको आएगा 65.8940। उसको अभी राउंड ऑफ करोगे, 25 के नज़दीक है या 50 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है, सो यू राउंड ऑफ टू 65.8950। 65.8950 is the price at which you have sold off your ODFC. This is the last squaring off, this is the last cancellation, this is done with interbank, hence there is margin on this। सिर्फ इसी के ऊपर मार्जिन है और किसी के ऊपर मार्जिन नहीं है। ये लिखा था ना मैंने यहाँ पे, मार्जिन, इंटरबैंक मार्जिन इस पे भी नहीं है, इंटरबैंक मार्जिन इस पे भी नहीं है, दोनों पे मार्जिन नहीं है। किस किस पे नहीं है, द स्क्वेयरिंग ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विच यू परचेज ऑन इंटरबैंक, यूर सेलिंग इट ऑफ, उस पे नहीं है। ODFC जो खरीदा उस पे नहीं है, ओनली ऑन द लास्ट वन देयर इज अ मार्जिन। अब ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, मुझे मत पूछो बस, ऐसा है वैसा है। आई एक्चुअली डोंट थिंक दिस टॉपिक इटसेल्फ शुड बी देयर। तो अभी उल्टा मुझसे ये मत पूछो कि यहाँ क्यों नहीं है, ओके। देन अभी ये तीनों होने के बाद यहाँ पे वी हैव टू कंप्यूट स्वैप गेन लॉस, इंटरेस्ट, एक्सचेंज गेन लॉस। So swap gain loss किस पे होगा भाई, swap gain is there has to be an inflow, there has to be an outflow, it has to be after the due date, on or after the due date, which due date, on 10th September। 10th September के उस दिन करना है, एक buy, एक sell, एक forward, एक spot करना है। तो buy, sell, spot, forward कौन सा क्या है मुझे नहीं पता। on 10th September क्या हुआ, किया क्या है हमने, on 10th September the bank because the customer has not come, जो भी उसके पास इंटरबैंक से उसने खरीदा वो उसने बेच दिया, जो भी खरीदा वो उसने बेच दिया। किस पे बेच दिया, इंटरबैंक पे बेच दिया। उसी दिन दे हैव सोल्ड समथिंग, मतलब दे हैव सोल्ड समथिंग ऑन स्पॉट, दे हैव सोल्ड समथिंग ऑन स्पॉट। किस रेट पे बेचा, यहाँ पे बेच दिया था 66.15। सो 66.15 इज द नंबर व्हाट यू हैव सोल्ड। तो उसी दिन पे
Did you enter into any forward contract? Because you have to, if it is sale on spot, then the other leg has to be buy on forward. आपने forward पे क्या buy किया है उस दिन, उसी दिन you enter into an ODFC transaction. ODFC transaction कितने पे था? ODFC transaction was at 66.32, उस पर भी मार्जिन नहीं था, तो यू लुक एट द डिफरेंस 66.32, 66.15. आपने खरीदा है 32 पे, बेचा है 15 पे, मतलब लॉस ही हो गया ना, लॉस ही हुआ ना. तो लॉस कितना है? 17 पैसे ऑन कितना? ऑन 50,000 हो गया आपका 8,500. ओके, तो ये याद रखना यहाँ पे, वेरी सिंपल. इधर यू बाई समथिंग एट बाई फॉरवर्ड और बाई स्पॉट, उसका उल्टा है सेल फॉरवर्ड और सेल स्पॉट. तो अगर ये एक हो गया बाई फॉरवर्ड, दूसरा होगा सेल स्पॉट. तो हमने मार्केट में यहाँ पे सेल स्पॉट किया था, तो दूसरा लेग होगा बाई फॉरवर्ड. तो दोनों का डिफरेंस, ओके, 8,500 ये हो गया. दिस इज द फर्स्ट थिंग. फिर आते हैं एक्सचेंज गेन लॉस. एक्सचेंज गेन लॉस किस पे करते हैं भाई? हमने पहले भी देखा था एक्सचेंज गेन लॉस. एक्सचेंज गेन लॉस, बैंक एग्रीड टू सेल टू यू एट सम रेट, बट इट हैड टू सेल इन द इंटरबैंक मार्केट एट सम अदर रेट. तो उन दोनों का डिफरेंस कितने पे एग्री किया था? बैंक ओरिजिनली एग्रीड एट व्हाट रेट? 66.84 आपको बेचने के लिए. बट बैंक किस रेट पे मार्केट में बेचा उस दिन? बैंक वाज फोर्स्ड टू सेल एट व्हाट रेट? Finally in the interbank market, not the original transaction, ये याद रखो, not the due date transaction, this is the post due date transaction. तो यहाँ पे यही एक और स्पेशलिटी है. So cancellation में, in this case cancellation loss में, last action by bank in interbank इस पे है. पहले हमने क्या किया था किसी और पे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, market we agreed at 66.84 but we sold it off in interbank at 66.3125. क्यों? क्योंकि उस दिन नहीं आया था. क्यों? that was before due date. before due date था ना, मतलब एक ही कैंसिलेशन था. यहाँ पे ODFC भी है, तो 2 बार कैंसिल हुआ, मतलब 2 बार स्क्वायर ऑफ हुआ. मतलब पहला जब आप पहुंचे नहीं 10 तारीख को, एक बार बैंक को कैंसिल करना पड़ा और ODFC लेना पड़ा, और दूसरी बार जब आपने आके बोला कि कैंसिल कर दो, तो उस ODFC को कैंसिल किया. तो वो ODFC का जो भी रेट है वो उस पे आप कैंसिलेशन गेन लॉस करोगे. कैंसिलेशन गेन लॉस किस पे करोगे? ODFC वाले रेट पे करोगे. ODFC को कितने पे बेचा आपने मार्केट में? इंटरबैंक सेल प्राइस, नेट सेल प्राइस राउंडेड ऑफ 65.8950. तो आप इन दोनों का जो भी डिफरेंस है ना, उस पे आप कैंसिलेशन गेन लॉस. आपने कितने पे खरीदा भाई? You agreed to sell at 84, but you had to 60. You agreed to sell at 66.84, but you eventually sold at 65. मतलब कस्टमर के वजह से बैंक को लॉस हुआ है. दे हैड लॉस कितना? 94 पैसा, 94.50 पैसा, या 9450 राउंड ऑफ करोगे तो 9450 इंटू 50,000, ये हुआ आपका लॉस. ये हुआ आपका लॉस. क्या चीज़ याद रखना है? एक तो मार्जिन इज ओनली ऑन द लास्ट कैंसिलेशन बाय द बैंक. दूसरा, cancellation loss is on the last interbank transaction by the bank, not on the first interbank transaction. ठीक है. फिर आएंगे इंटरेस्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट पे भी कुछ ट्विस्ट था. क्या था? इन केस ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी, बैक टू बैक ट्रांजैक्शन रेट विल बी कंसिडर्ड. बैक टू बैक ट्रांजैक्शन किस रेट पे कर रहे थे? बैक टू बैक रेट के बिना. यहाँ पे हम लोग अर्ली डिलीवरी हम स्पॉट बाय रेट पे कर रहे थे. इफ यू कंपेयर स्पॉट बाय वर्सेस सेल टू कस्टमर, हम लोगों ने ओरिजिनली इस रेट पे बेचना था हमें, लेकिन हमने मार्केट में इस रेट पे खरीदा 66.437 पे, तो उस रेट पे हमने खरीदा था, तो एक्चुअली उस रेट पे कंप्यूट कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे उस पे नहीं करेंगे. कहाँ पे? ये दिस वाज अर्ली डिलीवरी, मतलब प्री ड्यू डेट. हम अभी पोस्ट ड्यू डेट में है, अप टू 3 days मैच्योरिटी. मतलब वी विल यूज द बैक टू बैक रेट. कौन सा बैक टू बैक रेट? इंटरबैंक बाई एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. मुझे मार्केट में आई हैड एग्रीड at 66.68 to buy from interbank, so I will use that rate. I will not use the rate at which I agreed to sell to you. I will use the rate at which I agreed to buy from somebody. उस पे इंटरेस्ट करूंगा. और मार्केट में किस रेट पे बेच दिया? इसमें मैंने को सी दिस वाज आई बॉट, मतलब बाई डॉलर. ये था मेरा इनफ्लो. ओके, ये था मेरा डॉलर का इनफ्लो, मतलब रुपये का आउटफ्लो. दूसरा लेग क्या आना था जिस पे इंटरेस्ट आएगा? जब व्हेन देयर इज अ कैश फ्लो. कैश फ्लो कब था इसमें? सी, जब आप ऑप्शन आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, जब ये कैंसिल किया, इस पे देयर इज सम कैश फ्लो. ओके, फिर ऑप्शनली डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड पे कोई फ्लो ही नहीं है. फिर आपने ODFC एक्सरसाइज किया और बाई किया, इस पे कैश फ्लो रहेगा. लेकिन ये कौन से दिन को है? ये है 12th को, वेराज ये था आपका 10th को. और रुको, और आपने स्पॉट पे बेच दिया, ये भी एक ही दिन, जिस दिन बाई किया उसी दिन बेच दिया. सो इन दोनों पे नहीं लगेगा.
मतलब ये ODFC जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया और उसी दिन आपने स्पॉट पे बेच दिया ना, तो उसमें कोई कैश फ्लो का झंझट नहीं है, देयर इज अनदर लॉस, वो लॉस हम अकाउंट कर रहे हैं बट कैश फ्लो का झंझट नहीं है। तो आपका जो भी कैश फ्लो है दैट इज परटेनिंग टू you agreed to buy at 66.68 but you are forced to sell it in interbank, okay, at 66.15। ये एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा, you are forced to sell it in interbank at 66.15। दोनों का डिफरेंस क्या है? whatever you bought at 66.68, you sold it at 66.15, मतलब 53 पैसे का 53 पैसे का there is a loss। on this loss basically this is not direct loss, this is actually cash outlay, मतलब I am having an extra cash, मतलब ये बेनिफिट है, लॉस है। आई बॉट डॉलर्स, मतलब मैंने रुपी बाहर गया है, फिर आई सोल्ड डॉलर्स, मतलब रुपी अंदर आया है, राइट। सो रुपी जो आया है वो कम आया है, मतलब 66.15 आया है बट लेकिन जो रुपी गया है 66.68 पे गया है, तो मतलब 53 पैसा मेरा फ्लो का लॉस है। वो 53 पैसा इंटू 50,000 इज 26,500। वो कितने दिन का लॉस है मेरा फ्लो? सी यू हैड टू होल्ड दिस मनी। अगर वो आदमी 10 तारीख को आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन आया कब? 12 तारीख को। 12 तारीख को आके बोल रहा था कि कैंसिल करो कस्टमर, तो 2 दिन का आपके पास अननेसेसरली यू हैड टू बेयर दिस पर्टिकुलर लॉस एंड पास ऑन द लॉस। देखिए अभी ये एक्सचेंज लॉस है ना, ये जो भी एक्सचेंज लॉस है कस्टमर इज गोइंग टू रीइंबर्स। ये स्वैप है ना, ये भी कस्टमर इज आल्सो गोइंग टू टेक केयर, बट इन दोनों का जो भी टेक केयर कर रहा है 2 दिन के बाद कर रहा है ना वो कस्टमर, 10 तारीख को थोड़ी कर रहा है पूरा सेटलमेंट। तो यू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन फ्लो ऑफ फंड्स व्हाट द बैंक हैज हैड for those and charge interest for those 2 days। you whatever is the flow of funds for bank, उस पे आप 2 दिन का इंटरेस्ट डाल रहे हो। तो कौन सा रेट है भाई? इंटरबैंक बाई एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो पहला 66.68 एंड सेल इन द मार्केट ऑन ओरिजिनल डेट। ये भी अगर आपको याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, याद नहीं रहेगा तो सिंपल है, जिस दिन पे कैश फ्लो था, कैश फ्लो ऑल कैश फ्लोस वेर ओनली ऑन द ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। इधर सी एक और चीज, वन वे टू कंप्यूट दिस इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट फ्लो हमेशा इज computed on cash flows that are either on the due date or before the due date। उसके बाद वाले कैश फ्लोस पे कभी नहीं कंसिडर करते हैं, ओके। दैट्स एन इजी वे टू रिमेंबर, है ना, कि इंटरेस्ट जिस पे कंप्यूट करोगे ऑन ड्यू डेट तक, ईदर ऑन ड्यू डेट और ड्यू डेट के पहले जो भी कैश फ्लोस हैं उसी के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है। इनफ्लो आउटफ्लो का नेट जो कैश आउटले है उसके ऊपर। उसके बाद का जो भी कैश फ्लो है, आपने ODFC खरीदा, ODFC बेचा, फिर कैंसिल किया, वो सब पोस्ट ड्यू डेट ट्रांजैक्शन है, उस पे इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन नहीं होता है, बट वो पीरियड कंसिडर किया जाता है। तो यहां पे भी 2 दिन का टाइम कंसिडर किया जा रहा है ऑन दिस 26,500 इंटू 2 डेज इंटू जो भी परसेंटेज है, क्या है 12% है। सो 26,500 इंटू 2/365 इंटू 12% आ गया 17.42। तो आपका टोटल गेन लॉस क्या हुआ भाई? एंड दिस इज, देखो आपने खरीदा ज्यादा पे और बेचा कम पे, तो मतलब आउटले ही हुआ ना, खरीदा ज्यादा पे और बेचा कम पे, है ना, तो आपका आउटले ही हुआ। तो दिस ऑल्सो इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली। तो आपका पूरा एक्सपेंडिचर क्या है? स्वैप में गेन लॉस, आपने खरीदा ज्यादा पे बेचा कम पे, करेक्ट, तो ये हो गया लॉस। फिर गेन, एक्सचेंज गेन लॉस, आपको एक्चुअली बेचना था 84 पे, लेकिन आपने 66.84 पे, लेकिन आपने बेच दिया 65.89 पे, मतलब ₹1 ऑलमोस्ट 94 पैसा कम, तो वो भी लॉस हो गया। और ये इंटरेस्ट का लॉस, तीनों का, और एक्सपेंडिचर। सो 55,767.42 इज द एक्सपेंडिचर दैट यू विल रिकवर फ्रॉम कस्टमर व्हेन ही कम्स बैक एंड सेज सर मुझे कैंसिल कर दो। 12 तारीख को बोलता है, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट है 10 तारीख को। अभी ये भी लिख लेता हूं, interest is on flows before or on due date and not after due date cash flow। ठीक है, ये 3 चीजें समझ में आ गई। अगर ये 3 चीज याद रखोगे तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आंसर इजीली। और कुछ नहीं है, मतलब मार्जिन किस पे है, मार्जिन किस किस पे है, किस पे नहीं है, कैंसिलेशन लॉस में कौन सा ट्रांजैक्शन लोगे, मतलब लास्ट कैंसिलेशन पे बैंक पे ही लोगे, और यू विल कंपेयर इट विद व्हाट, यू विल कंपेयर इट विद व्हाट द कस्टमर एग्रीड। वही किया ना, कस्टमर एग्रीड वाज 84, लास्ट कैंसिलेशन था 65.8950, जो भी लास्ट कैंसिलेशन था 65.8950, और ये इंटरेस्ट इज ऑन फ्लोस दैट आर देयर बिफोर और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, नॉट ऑन पोस्ट ड्यू डेट वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा हो गया अभी कैंसिलेशन गेन लॉस इफ द कस्टमर सेज व्हाट कैंसिल। अभी दूसरा एलिमेंट क्या है, सेम थिंग पे, नहीं मुझे कैंसिल मत करो,
मुझे डिलीवर कर दो, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है मुझे अभी फ्रेश एक स्पॉट पे खरीद के दे दो। तो क्या करोगे, स्पॉट पे खरीद के दोगे। ये जो भी आपका लॉस है ना 55,767, ये लॉस कस्टमर से पूछोगे ही पूछोगे। उसके अलावा आप 12 तारीख को आके कस्टमर बोल रहा है मुझे डिलीवरी चाहिए। क्या डिलीवरी चाहिए, मुझे $50,000 चाहिए। $50,000 कितने रेट पे बेचोगे, यू विल ऑलवेज सेल एट हाई रेट। क्या रेट है, 65.99। उस पर क्या है, मार्जिन ऐड करोगे, हाँ मार्जिन ऐड करोगे। तो 65.99 प्लस 6.066 हो गया 66.0560, राउंड ऑफ करोगे तो 66.0550। तो यू विल चार्ज 66.0550, है ना। अभी लास्ट वाले में आते हैं, क्या एक हो गया कैंसिलेशन, दूसरा हो गया डिलीवरी, तीसरा हो गया आपका एक्सटेंशन। कस्टमर आके बोलता है 12 सितंबर को, नहीं मुझे अभी स्पॉट भी मत दो, मुझे 10 नवंबर का दो। 10 नवंबर का क्या रेट है, 10 नवंबर का आपका यहाँ पे रेट है ऑन 12 सितंबर 10 नवंबर का रेट है 66.40/49। तो 49 एप्लीकेबल होगा। 49 पे मार्जिन होगा, हाँ जी मार्जिन होगा। तो 66.49 प्लस 0.0665, कुल मिला के 66.5565, विच राउंडेड ऑफ, मतलब नियरेस्ट 25 का राउंड ऑफ करोगे तो 66.5575। तो आप ये भी चार्ज करोगे 55,000 और ये 66.5575 भी चार्ज करोगे, क्योंकि ये न्यू फॉरवर्ड है, ये आपका न्यू स्पॉट है। एक कैंसिलेशन में तो कोई था ही नहीं, कुछ चीज़ था ही नहीं ना। तो ये हुआ आपका तीनों सिचुएशन पे, मतलब अर्ली एक्शन ऑन ड्यू डेट, पोस्ट मेच्योरिटी अप टू 3 डेज। अभी 3 दिन के बाद कस्टमर आएगा, सोचिए 3 दिन के बाद अगर कस्टमर आएगा और बोलेगा सर बियॉन्ड 3 डेज मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ दो, कुछ नहीं होगा उस दिन यू विल कंप्यूट ऑल एक्सचेंज गेन, इंटरेस्ट प्लस स्वैप चार्जेस ऑन 13th। अगर सोचो कस्टमर आया आपको 14 सितंबर पे, तो आपको ना 13th शाम को जो भी रेट है उस रेट पे आप सब कुछ साफ कर दोगे। साफ करके जिस तरीके से हमने कंप्यूट किया है ना अभी लास्ट सिनेरियो में, 12th के डेट पे सब कुछ कंप्यूट किया है, यहाँ पे 12th डेट पे कैंसिलेशन किया है ना, उसी तरह 13th डेट पे आप कैंसिल करोगे और पूरा जो भी एक्सचेंज गेन लॉस है कस्टमर के ऊपर थोप दोगे। एक्सचेंज गेन लॉस, स्वैप, इंटरेस्ट, और अगर बेनिफिट हुआ तो कस्टमर को यू नीड नॉट गिव एनीथिंग, यू नीड नॉट शेयर एनीथिंग, ओके, लीगली यू नीड नॉट शेयर। तो यू विल कंप्यूट द लॉस लाइक दिस ओनली एंड यू विल डेबिट द कस्टमर। समझ में आया ना। इफ यू कम आफ्टर द ड्यू डेट, किसी भी 13, 14, 15 जो भी कांड होना था कर दिया आपने, ड्यू डेट के पहले भी नहीं है, ड्यू डेट के बाद भी 3 दिन तक मोहलत थी, आप आए ही नहीं, तो द बैंक विल कैंसिल एवरीथिंग, डू कैंसिलेशन, फुल कैंसिलेशन एक्सरसाइज नॉट ऑन 12 बट ऑन 13th, यूजिंग व्हाट रेट्स, यूजिंग 13th रेट्स, एंड दे विल चार्ज यू द मनी। ठीक है, तो ये हो गया एक आपका फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन लेके, और इंपोर्ट में भी देखिए क्या था अपना स्टोरी, क्या था देखिए 7th को द रेट्स आर गोइंग अप, मतलब 7th से लेके जो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर रेट ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड करेंसीज है प्रीमियम। बट जब 10th तक पहुंचे तो रेट्स अब कम डाउन, मतलब 66.35 से 66.15 हो गया। वहां से फ्यूचर रेट जा रहे हैं लेकिन स्पॉट कम हो गया। सेम वे 12th को भी आपका करेंसी का रेट नीचे गिर गया। अभी अगर करेंसी का रेट नीचे गिर गया करके हमें एक्सचेंज गेन लॉस है, बिकॉज इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है ना, तो यू हैव एग्री टू बाय एट सम रेट, द कस्टमर इज एग्री टू बाय एट सम रेट बट इज नॉट बॉट एंड रेट नीचे गिर गया, तो एक्चुअली लॉस हो गया, विच इज वाई देर आर एक्सचेंज गेन लॉस, देर इज स्वैप चार्जेस एंड ऑल दैट। अगर ये रेट ऊपर जाता, मतलब ये 35-37 है और यहाँ पे 55-57 होता और यहाँ पे 65-67 होता, तो एक्चुअली वुड हैव हैड प्रॉफिट्स। तो वो चीज़ याद रखो। तो ये था एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया और ये याद रह गया ना, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं। और दोस्तों मैंने ये जो भी है ना, या ये जो PDF है, ये भी मैं आपके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने जो 3 पॉइंट लिखे थे ना, इन 3 पॉइंट्स को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, नीचे इसके साथ ऐड कर देता हूँ और दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़, ये शायद आपको जो भी समय लगा इसके लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में 80 मिनट्स जो लगा, इस पे आपको फुल क्लैरिटी ऑफ फेट ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे बेझिझक मुझे रीच आउट कीजिए। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए और मैं आई एम अवेलेबल। चलिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।